के साथ में भी बहुत सारे इन्फ्लेशन हैं जो टर्म्स न्यूज़पेपर में यूज होते हैं। तो मैंने एक बताया था स्टैगफ्लेशन, याद है किसी को? स्टैगफ्लेशन एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, एक होता है आपका एक्सफ्लेशन। अब ये सब टर्म्स पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेगा। इस सब आपने तो इन्फ्लेशन पढ़ा दिया और ये सब टर्म्स तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। कहीं आपको मिलेगा डिस इन्फ्लेशन, आपको मिलेगा री इन्फ्लेशन। अब ये सब टर्म्स कैसे करोगे? स्टैगफ्लेशन, जो भी करना चाहो वो था से। अब इन टर्म्स को समझना मेरे लिए क्या जरूरी है, इस बात को समझो कि सब कुछ पढ़ने के बाद अगर हम पेपर में कुछ निकला और हम समझ ही नहीं पाए। स्टैगफ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन जहां पे आपको महंगाई भी दिखेगी और मंदी भी साथ में दिखेगा। जैसे कि कोरोना टाइम में मैंने बताया कि मैंने कहा कि जब डिमांड हाई होता है तो क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, यानी इन्फ्लेशन होता है। लेकिन कोरोना टाइम में डिमांड तो खत्म हो गया था वस्तुओं का, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा था, कोई कपड़ा नहीं, बंडी में ही हम लोग पूरा जीवन बिता दे रहे थे, है ना। आप लोग भी वही फटे चिटे कपड़े, सॉरी फटे चिटे नहीं, वही पुराने कपड़े में, ठीक है, वही पुराने कपड़े में आप लोग क्या कर रहे थे, चलो कोई आदमी कौन सा बाहर जाना है, किसको शादी में जाना है, शादी में भी आमंत्रण नहीं हो रहा था, तो किसी तरह की वस्तुओं का क्या हो रहा था, हम कंज्यूमेशन नहीं कर रहे थे, है ना, कंज्यूम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब डिमांड कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी रेट कम हुआ क्या? नहीं। क्यों रेट कम नहीं हुआ? डिमांड कम होने पे रेट कम होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मार्केट में सप्लाई ही रुक गया। और ऐसा कभी नहीं होता, अगर डिमांड है तो सप्लाई होगी, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी। लेकिन डिमांड न होने के बाद तो सप्लाई भी रुक गया, यानी लोगों की संख्या कम है और सप्लाई भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई थी। तो दोनों एक साथ आ जाए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों एक साथ आ जाए तो उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और इस कंडीशन में सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले मंदी को खत्म करे या इन्फ्लेशन को खत्म करे, है ना, महंगाई को। ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करता है, मंदी को खत्म करना पसंद करता है, महंगाई भले करोड़ों में चल जाए। तो उसे पता है कि महंगाई को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है इनफैक्ट मंदी, क्योंकि मंदी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे। लोग के पास पैसे नहीं रहेंगे तो सामान कैसे कर देंगे? अब पैसा रहेगा तो चले महंगा है, कम से कम खा के जिंदा तो रहेंगे। तो यानी इंसान, कोई भी गवर्नमेंट क्या करता है, पहले मंदी को कंट्रोल करता है, बाद में फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी कि ये क्या होता है, जैसे वो इन्फ्लेशन जो महंगाई क्या होता है, स्ट्रक्चर में कमी के कारण होता है। अब स्ट्रक्चर की कमी के कारण कैसे इन्फ्लेशन होता है? लखनऊ से कोई सामान आना है तुम्हारा गोरखपुर, और स्ट्रक्चर यानी रोड स्ट्रक्चर हमारा क्या है, खराब है, तो क्या सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा गोरखपुर में? पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में भी समय लगेगा, तो जब ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा समय लगेगा और ट्रांसपोर्ट में अगर रास्ता सही नहीं है तो उसका क्या हुआ है कि उसका डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, जब सप्लाई कम मिलेगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी इन्फ्लेशन। देखो, पहाड़ों पे जाते होगे तो मैगी जो है यहाँ पे हम 20-50 रुपये में खाते हैं, वहाँ 150 रुपये में मैगी दिया जाता है। क्यों? पहाड़ों पे कभी जाना घूमने तो देखना, उत्तराखंड हो जाए या नेपाल चले जाओ, कहीं भी जाओगे तो अच्छा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है सही, किसी तरीके से वो पहाड़ पर लेकर के जाते हैं और हम लोग को लगता है कि बड़ा महंगा दे रहे हैं, अभी तब भी बहुत सस्ता दे रहे हैं बेटा, वो उनसे उनका माल नहीं बनने वाला है। तो इन सब जब स्ट्रक्चर का हमारी प्रॉब्लम होती है हमारे गवर्नमेंट में, तो वहाँ उससे जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि हमारे देश में जो भी सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं उनका रेट ना बढ़ रहा हो, लेकिन खाद्य वस्तु का रेट बढ़ रहा हो। टीवी, फ्रिज, मैन्युफैक्चर्ड जितने भी आइटम्स हैं, ऑयल जो कि बाहर से आ रहा है ना, फ्यूल, एनर्जी, इन सब का क्या है, रेट फिक्स है, वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं खाने वाली चीज़ों की वस्तु क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे कंडीशन, ऐसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं या हमारे खाद्य जीवन में जो हमारे लिए कंजप्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उन चीज़ों में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन किसे कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन वो मतलब कह सकते हैं कि वो समय है जिस समय में महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि रेट हमारा बहुत तेज हाई हो रहा है, लेकिन हम जब उसका कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो इन्फ्लेशन रेट है वो रेंगती हुई देखी जाती है। एक नॉर्मल तो वॉकिंग है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ महंगाई वस्तुओं का रेट हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है गवर्नमेंट बताती है कि इन्फ्लेशन रेट हमारा कम है।
ऐसे कंडीशन में अगर हमें रेंगती हुई इन्फ्लेशन अगर दिख रही है और जबकि वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो उसे बोलते हैं बेटा डिसइन्फ्लेशन। आता है री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति को बोला जाता है जिस स्थिति में मंदी का दौर आ गया हो, यानी कि हमारा क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई एकदम रुक सी गई हो या तो एकदम माइनस में चली गई हो। ऐसे कंडीशन में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, मार्केट में पैसा लाए। और मार्केट में पैसा लाने के लिए क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा और मार्केट में पैसा ला करके वो खुद कोशिश करेगा कि महंगाई खूब तेजी से बढ़े। नहीं तो नॉर्मल तो धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं ना, लेकिन जब मंदी के दौर में आ गए हैं तो हमें इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। ऐसे कंडीशन में हमें मार्केट में पैसा उतार देना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में महंगाई आना शुरू होगा और मंदी का दौर छट जाएगा। ये होता है री इन्फ्लेशन। एक और है आपका श्रिंकफ्लेशन। ये भी है, ये भी टर्म्स यूज होता है श्रिंकफ्लेशन। इसको इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं। श्रिंकफ्लेशन कौन यूज करता है, कभी आपने देखा है कि, अच्छा एक ध्यान रखना, ये जो व्यापारी इंडस्ट्री वाले हैं वो जल्दी रेट नहीं बढ़ाते सामान का। आप ध्यान रखना, टीवी का रेट 32,000 है तो अगला मॉडल लॉन्च कर देंगे लेकिन 32,000 ही रखेंगे। आईफोन का रेट जब भी लॉन्च होता है तो वही 1 लाख 1.5 लाख पे ही लॉन्च होता है। देखो ना, अगर उसका छोटा वर्जन है तो 70,000 में ही लॉन्च करेगा, 80,000 में। यानी कि वो अपने रेट को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर रेट हमने बार बार बढ़ाया तो क्या होंगे, मेरे कस्टमर टूट जाएंगे। तो दिमाग क्या लगाते हैं, बिस्कुट का पैकेट देखो क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी में कमी कर देंगे। यानी कि पार्ले जी के बिस्कुट में 10 बिस्कुट है ना, तो क्या करेंगे, साइड से कटिंग कर देंगे, साइड से कटिंग करके उसको लंबा कर देंगे। आपको फील ही नहीं होने देंगे कि हमने रेट बढ़ाया। अब 350 ग्राम का बिस्कुट का पैकेट था, वो पैकेट कितना हो गया, 250 ग्राम। अब बिस्कुट को लंबा कर दिए, कहीं में क्वांटिटी बढ़ा देंगे और पतला पतला कर देंगे। यानी उनको अपना प्रॉफिट निकाल लेना है, वो अपनी प्रॉफिट को निकाल लिए, लेकिन आपको कभी फील नहीं होने देंगे कि हमने ऐसा किया। और ऐसा आपको बहुत सारा देखने को मिलता होगा कि अब अभी जो शैम्पू आता था छोटा कर दिया, एकदम पतला कर दिया। अच्छा, उसके पैकेट उतना बड़ा रखा, लेकिन नीचे से साइड से जो है उसको दबा दिया गया है और बहुत कम रहता है। उसमें लिख भी देंगे 33% एक्स्ट्रा, आप खुश रहो, अरे 33% आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। लेकिन पहले से कंपेयर करो तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। अगर गलती से ज़्यादा गंदा बाल है तो बाल ही नहीं साफ होगा। इस तरह के जो इन्फ्लेशन होते हैं उसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो पेपर में यूज किए जाते हैं। नोट कर लो बेटा, गूगल भी कर लेना, इसका हिंदी लिख लेना। लेकिन ये टर्म्स बार बार यूज हुए इसलिए मैंने बताया। स्टैगफ्लेशन दोनों एक समय में, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जब हमारे देश की जो स्ट्रक्चर की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, डिमांड और सप्लाई की वजह से नहीं। डिमांड भी अच्छी है, सप्लाई भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, वहाँ उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। एक्सफ्लेशन यानी कि वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वो फिक्स है, लेकिन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या जो हमारे खाद्य सामग्री से जो सामान है रिलेटेड, उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको एक्सफ्लेशन कहते हैं। और डिसइन्फ्लेशन यानी कि महंगाई तो हो रही है लेकिन जो मूल्य वृद्धि का रेट है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। रीइन्फ्लेशन यानी मंदी का दौर है और सरकार को चाहिए क्या, महंगाई, तो वो खुद से रीजनरेट करती है इन्फ्लेशन को बढ़ा। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रीइन्फ्लेशन। और श्रिंकफ्लेशन क्या होता है कि क्या करेंगे, हम वस्तुओं का रेट तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, बस। ये टर्म्स आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कभी भी। बिस्कुटों में तो बहुत होता है इन्फ्लेशन, है ना, पार्ले वाले में। कोकोनट ऑयल में नहीं हुआ, कोकोनट ऑयल आता था इतना बड़ा, उसको पतला करके डिब्बी बड़ा कर दिया। आप भी क्योंकि मॉडल नहीं चेंज किया गया, वो दिमाग लगाया गया। अब चलते हैं इसके मेथड ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन पे। पढ़ा दिया इरेज करें बेटा इसको। यस सर। बोर्ड पे लिखने में अच्छी लगेगा। पहले के दिन क्या अभी जैसे लग रहा है कौन सा ये बहुत पुराना नया थोड़े, यही तो दिन है। चलो मैं ज़्यादा लिखा नहीं हूँ बेटा, मैं बस पढ़ा हूँ, लिखा बहुत कम हूँ। हिस्ट्री में ज़्यादा लिखना होता नहीं है, हिस्ट्री में मैं ज़्यादा लिखता हूँ, इसमें सब लिखते उतना मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ। देखो मेथड में हम नॉर्मली 2 मेथड को यूज करते हैं, ध्यान रखना। इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड का यूज करते हैं।
लेकिन मैं 3 मेथड इसलिए बताऊंगा कि विदेशों में कैसे यूज करते हैं, और इंडिया भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस मेथड को यूज करने वाला है। अभी भी 160 देश जिस मेथड को यूज करते हैं उसको भी देखेंगे, और इंडिया में कैसे मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड है WPI, नोट कर लो भी, समझते हैं। CPI, ये जो 2 टर्म्स हैं, 2 तरीके हैं, है ना। एक है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल प्राइस इंडेक्स, एक इस मेथड का यूज करते हैं। एक है हमारा CPI, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और एक टर्म्स जो है हमारे देश में तो यूज नहीं होता है, वो टर्म्स है बेटा PPI, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया आपका, इसका हिंदी होगा बेटा, ये उत्पादक है ना, उत्पादक मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और ये आपका होलसेल को क्या बोलते हैं, थोक, है ना, होलसेल को थोक मूल्य बोलते हैं, थोक है मूल्य सूचकांक। उसके और हिंदी होगी, फिर देख लेते हैं, बस नॉर्मल समझाने के लिए बता रहे हैं कि अब इन तीनों को हमें समझना है। अच्छा देखो, कंज्यूमर अपना सामान कहां से खरीदता है बेटा, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर हम लोग, कस्टमर जिसको बोलते हैं, जो कष्ट में हमेशा मरता रहता है ना, जो हम कस्टमर हैं वो सामान कहां से खरीदते हैं, वो हम खरीदते हैं रिटेल मार्केट से, खुदरा बाजार से, है ना। और खुदरा बाजार वाला सामान कहां से खरीदते हैं, होलसेल से, और होलसेल वाला अपना सामान कहां से खरीदते हैं, उत्पादक से। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि निर्माता या उत्पादक वही है जो सामान को कहां भेजेंगे, थोक मूल्य पे भेजेंगे, यानी थोक विक्रेता के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर माल भेजेगा रिटेलर के पास, और रिटेलर माल भेजेगा कंज्यूमर के पास। अब इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम ये बात मान के चले कि जो रेट पे कंज्यूमर ले रहा है उसी रेट पे रिटेलर बेच रहा है, जिस रेट पे प्रोड्यूसर बेचेगा उसी रेट पे होलसेलर ले। अब ये क्यों बता रहा हूं कि कहीं कहीं पे कंज्यूमर को जब पढ़ाते समय बताएगा कि जो हम कंज्यूम करते समय जो रेट लगाते हैं उसको, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा कि रिटेलर जिस रेट में बेच रहा है उसमें। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको 5 रुपया दिया और आपने 5 रुपया लिया, बात तो सेम ही है ना, जो क्वांटिटी है वो 5 रुपए की ही है। रिटेलर जिस रेट में देगा उसी रेट में हम लेंगे, है ना। प्रोड्यूसर जो कंपनी है, जो प्रोड्यूस करने वाला है, जिस रेट में होलसेलर को देगा होलसेलर उसी रेट में लेगा। तो कहीं होलसेलर का यूज करे, कहीं प्रोड्यूसर का यूज करे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब एक बारी बारी से समझते हैं इसको। इरेज करें, ये तो प्रॉब्लम है, इरेज वाला है, उसमें इरेज नहीं करना। चलो पहले WPI को समझते हैं। WPI है ना, इसको समझते हैं। WPI देखो होता क्या है, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर जो कि सामान को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये माल को सेल कर रहा है किसके पास, होलसेलर के पास। अब हिंदी ना लिखो चलेगा ना, ठीक है। होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर माल किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को, है ना, कंज्यूमर को बेचेगा। अब समझना WPI क्या होता है, यानी होलसेल में होलसेलर क्या करता है, होलसेल एक प्राइस मिलेगा, है ना। यानी कि जब हम महंगाई को जानने के लिए कि महंगा कितना हुआ है, जब हम होलसेलर के दाम में जो मासिक वृद्धि होता है उसको जब नापते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं WPI।
है ना, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। इसमें समझो कि हम होलसेलर के पास गए, कहें कि ये बताओ कि जो अब होलसेलर को होलसेलर रेट पे मिलेगा कि एक बोरा गेहूं का रेट कितना है, तो उसने कहा सर एक बोरा गेहूं का जो रेट है वो 1000 रुपया है। कहेगा अच्छा पिछले महीने कितना था, तो कहेगा 900 रुपया। इसका मतलब है कि 100 रुपये की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, रिटेलर में और ज्यादा वृद्धि होगा, यानी उसको एक बोरे पे 100 रुपये की वृद्धि देखी गई है, तो रिटेलर में और बढ़ेगा। खैर कितना बढ़ा उससे हमें मतलब नहीं, हमें ये जानना है कि एक्चुअली में होता क्या है। इसका मतलब कि जो सरकारी आदमी होलसेलर के पास गया है और उससे पूछा है कि पिछले महीने मूल्य क्या था और इस महीने मूल्य क्या है, और जो उस मूल्य में वृद्धि है उसी का जब हम सूचकांक निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं होलसेलर प्राइस सूचकांक। यानी थोक बिक्री में जो दर है या जो मूल्य है उसके में कितनी मासिक वृद्धि हो रही है, उसी का जो मापन होता है वो क्या कहलाता है, होलसेल प्राइस। यानी कि होलसेल में जो प्राइस की बढ़ोतरी है ना, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो को जो हम नोट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स कैसे बनाएंगे अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी ये समझना है कि होलसेल के प्राइस में जो वृद्धि है उसमें मासिक वृद्धि कितनी हो रही है, ये याद रखना है। ये जो प्राइस की वृद्धि वो मंथली होना चाहिए, है ना, ये ना कर देना कि सालाना निकालने लगना। यानी कि एक महीने में होलसेल के रेट पे क्या वृद्धि हो रही है, इसी को ज्ञात करने का जो मेथड है वो क्या है, WPI सूचकांक। कोई दिक्कत, यानी कि कुछ और इसमें कैसे करना कुछ नहीं है, सरकारी आदमी जाता है नोट करता है, नोट करने के बाद वो रिपोर्ट मंत्री के पास जाता है, मॉस्पी इसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना, ठीक है, मॉस्पी कंज्यूमर वाले को, और इनको करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ, इसको और करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसको कैलकुलेट करने की जो जिम्मेदारी मिली है किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को। जब हम सीपीआई को पढ़ेंगे तो सीपीआई में मॉस्पी उसको क्रिएट करता है, मतलब उसको करता है, काउंट करता है। तो मॉस्पी का मतलब है, मैंने पहले ही बताया है, मॉस्पी कोई बताएगा मॉस्पी क्या है, मैंने बताया है मॉस्पी MOSCI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। ये मैंने बताया था, जीडीपी पढ़ा रहा था तो उसमें आया था इस बात का। तो समझो इस बात को कि होलसेल में मासिक दर पे क्या वृद्धि हो रही है या ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा, WPI। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी में सीपीआई को भी समझ ले, कि आगे समझे, अभी आगे समझते हैं, एक साथ समझने में दिक्कत होता है। इसमें जो इसको जो नापने का जो ठेका मिला हुआ है ना, यानी जो इसको नापेगा वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, इसको मापने के लिए बेस ईयर भी बनाया गया है, बेस ईयर। तो इसका बेस ईयर बेटा 2011-12, 2011-12 और किसी का बेस ईयर है, किसका किसका, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें भी बेस ईयर क्या लेते हैं, 2011-12 ही लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना, होलसेल में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ गुड्स को लेते हैं, सिर्फ गुड्स को लेते हैं, सर्विस को नहीं लेंगे। कहेंगे सर क्यों नहीं लेते हैं, पूछो, क्या भी बताएं। होलसेल में हम गुड्स को लेते हैं, सर्विसेज को नहीं लेते हैं, क्यों, कोई भी एक रीजन बताओ सोच करके। सर्विस को नहीं लेते हैं, सिर्फ गुड्स को लेते हैं। नॉर्मली तो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस तो दोनों करेगा, फिर क्यों भाई यहाँ पे गुड्स को ही सिर्फ लेते हैं, सर्विस को नहीं लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताने का तो मुझे बताना ही है, मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, कभी थोक में ले सकते हो क्या सर्विस, थोक में सामान लिया जाता है। अब हमको चाहिए, हमारा पैर टूट गया है, तो क्या थोक में हम दवाई ले सकते हैं क्या, कि मेरा पैर टूटेगा। अच्छा, दवा तो ले भी सकते हैं, या डॉक्टर साहब को कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसा कर दीजिएगा 4 बार मेरा पैर टूटे तभी मेरा पैर ना टूटे, ऐसा सर्विस ले सकते हो क्या,
तो होलसेलर के पास कभी भी होलसेलर के पास सामान हो सकता है, सर्विस नहीं हो सकता है। जो प्रोड्यूसर है या प्रोड्यूसर है आपका, वो क्या करेगा, वो सर्विस आपको दे सकता है। प्रोड्यूसर अगर डॉक्टर है तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोड्यूसर आपका टीचर है तो आपको एजुकेशन, लेकिन आप कहो नहीं सर आज ही थोक में हमको ज्ञान दे दीजिए, कैसे दे दूंगा थोक में भाई ज्ञान? दे सकता हूँ क्या? 1 घंटे में मेरी जो कैपेसिटी होगी वही तो। अब 1 घंटे में तुम कहोगे हमको 10 घंटे का ज्ञान दे दी, कैसे दूंगा? नहीं दे सकता। यानी कि होलसेलर के पास, हमारे पास सर्विसेज नहीं होती है। और ये एक बात ध्यान रखना, इसका माइनस पॉइंट भी है कि हम इन्फ्लेशन क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसमें हम सर्विस ले ही नहीं रहे। और इंडिया में जो 60% जीडीपी क्रिएट होती है वो सर्विसेज से ही क्रिएट होती है, सामान से नहीं होती है। यानी कि हमारे देश में जो जीडीपी को 60% योगदान दे रहा है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन में काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन काउंट करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक चल रहा है। आगे बढ़े और देखो इसमें क्या है, टोटल 697 गुड्स को रखा गया है। अब वो गुड्स कौन कौन से हैं अभी बाद में बता दे, पूरा गुड्स आपको याद करना है। प्राइमरी में कितने गुड्स रखे गए हैं, है ना, आपको मैन्युफैक्चर्ड में कितने गुड्स रखे गए हैं, वो सारा अभी लास्ट में टाइम बचेगा, जब ये आ गया लाइव तो इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी तत्काल जाने रहो कि होलसेलर में जो वस्तुएं सरकार ने कहा है जिसपे हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे, वो कितनी वस्तुएं हैं, 697 गुड्स है। उस गुड्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है, कुछ वेटेज भी दिए गए हैं, वेटेज को भी समझेंगे, लेकिन तत्काल अभी इसके लिए इतना ही काफी है। फिर समझते हैं सीपीआई, है ना, फिर आप लास्ट में आएंगे टीपीआई। करें वो वाली बात से तुम किया मुझको क्या कर रहे हो, तुम ही को रेड, तुम सो रही हो यहाँ पे। हाँ भाई 2 बार मैंने तुम्हारी आंखें देखा बंद हो गई। सत्यनारायण भगवान की कहानी थोड़ा सुना रहे हैं, रात में जय बोल देना, ऐसा ना अक्सर करते हैं। कथा सुनने जाएंगे और सो जाएंगे, या तो सो जाएंगे या तो कोई अपनी बहू की बुराई बन जाएगा, कोई अपने सास का बुराई, कथा कोई नहीं सुनेगा ना बेटा, चाप चाप, है ना। आगे बढ़े, बढ़ना तो पता चलेगा तुम्हारा समय इसे खत्म हो जाएगा। स्पीड एकदम खोजो, एकदम बढ़िया से खोज दो एकदम। आपने शॉर्टकट टर्म्स में लिखो, हम तो इतना लिखते नहीं, आपको लिखना है। मैं तो रिटेलर को आर लिख करके छोड़ देते, होलसेलर को WS लिख करके छोड़ देते, बाकी यहाँ है ना ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े, चलो सीपीआई को समझते हैं। सीपीआई समझ गया होगा, इसी से ज्यादा सर ऊपर मत रेज करिएगा। अब सीपीआई को समझते, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, उस प्राइस इंडेक्स को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। एक बात याद रखना, जब हमने होलसेलर का देखा कि होलसेलर के रेट में क्या मासिक बढ़ोतरी हो रही है, तो हमने क्या बोला, WPI, समझ आ रहा ना। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे कि यानी कंज्यूमर से हम बात करते हैं, यानी कस्टमर के पास आदमी जाएगा और पूछेगा आपको गेहूं कै रुपये मिला, आपको चावल कै रुपये मिला, है ना, आपको सब्जी कै रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। या तो वो रिटेलर के पास जा सकता है या तो दोनों किसी के पास जाएगा, जो ये बेचेगा वही तो हम पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा फोकस किया गया है कि हो सकता है रिटेलर झूठ बोल सकता है, लेकिन कंज्यूमर झूठ नहीं बोलेगा, वो बताएगा कि हम इतने में सामान पाए हैं। यानी जब सरकारी आदमी कंज्यूमर के पास जाता है और क्या जाता है, इंडेक्स तैयार करने के लिए, ये देखना चाहता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है, तो उससे पूछता है कि पिछले महीने सब्जी का रेट क्या था और इस महीने सब्जी का रेट क्या है, पिछले महीने गेहूं का रेट क्या था, इस महीने गेहूं का क्या रेट है ना, पिछले साल जो आपने शर्ट खरीदा उसका रेट क्या था और इस साल शर्ट का रेट मार्केट में कैसा है ना। इस तरीके से फुटकर मार्केट कंज्यूमर के पास आता है। तो जब हम महंगाई को कंज्यूमर को मद्देनजर रख करके, है ना, इन्फ्लेशन जब हम कंज्यूमर को देखते हैं और उसके मद्देनजर में हम इन्फ्लेशन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो वही कहलाता है आपका सीपीआई। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को कोई भी सामान पिछले महीने किस रेट पे मिला और इस महीने किस रेट पे मिला, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको ही काउंट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, सीपीआई। यानी कि
फुटकर मार्केट में या कंज्यूमर को प्राप्त होने वाली वस्तुओं में होने वाली महंगाई को, होने वाली वृद्धि को, होने वाले मूल्य वृद्धि को हम जब ज्ञात करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि हमको अगर ये पेन 10 रुपए में मिल रहा था और आज 11 रुपए में मिल रहा है तो 1 रुपए की मूल्य वृद्धि जो हुई है वो किसके द्वारा काउंट किया जाएगा? सीपीआई इंडेक्स में आएगा। यानी कि कंज्यूमर के रेट में क्या वृद्धि हो रही है, कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है उस पर क्या मूल्य वृद्धि हो रही है, वही क्या कहलाता है? सीपीआई। होलसेलर को सामान किस रेट में मिल रहा था, अब किस रेट में मिल रहा है, और उसमें होने वाली वृद्धि को हम जो काउंट करते थे वो क्या होता था? WPI। लेकिन कंज्यूमर को सामान किस रेट में मिल रहा था, किस रेट में अब मिल रहा है, उसमें जो मूल्य वृद्धि है उसी मूल्य वृद्धि को जो हम काउंट करते हैं वो क्या कहलाता है? सीपीआई। कोई दिक्कत ना, होना भी नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा भाई, है ना? कंज्यूमर के प्राइस में अगर वृद्धि को हम काउंट कर रहे हैं, इसको भी हम मंथली ही काउंट करते हैं, ठीक है ना? और इसको जो काउंट करता है वो कौन करता है? मॉस्फी। इसका जो बेस ईयर है बेटा वो क्या है? 2012 बेस ईयर। अभी बेस ईयर समझाएंगे, पहले समझ लो क्या है, उसके बाद अभी बहुत लंबा टॉपिक है, इतना शॉर्ट टॉपिक नहीं, मैं एक ही तो मैंने लिया कर। महंगाई ऐसे ही काउंट करते हो ना तुम लोग? महंगाई कैसे काउंट करते हो? मार्केट में गए, से आलू खरीदा, प्याज खरीदा, रेट बढ़ा मिला तो क्या बोलते हो? महंगाई बढ़ गई। आप लोग बोलते यार महंगाई तो बड़ी बढ़ गई, है ना, महंगा हो गया, बोलते हो ना? ऐसे ही सरकार भी आपके ही पास आकर के पता करती है। उसके बाद ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी की तरह एकदम देख लेगा और बता देगा। वो भी मार्केट में अपने आदमी को भेजते हैं, आदमी उसका रेट नोट करता है, उसका परसेंटेज, भाई उसके बड़े जो अधिकारी हैं, मॉस्की वाले हैं, मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री उसको कैलकुलेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है कि महंगाई रेट ये है। कंज्यूमर पे क्या महंगाई बढ़ी है, कंज्यूमर जो सामान की, और हमेशा महंगाई हर महीने कैलकुलेट होगा, यानी पिछले महीने सामान किस रेट में मिला, इस महीने सामान किस रेट में मिला है, उसके बीच में जो मूल्य वृद्धि है उसी को काउंट करेगा कौन? सीपीआई। होलसेल की जब बात आएगी तो होलसेल में पिछले महीने किस रेट में मिला है, इस महीने किस रेट में मिल रहा है, उसके बीच का जो मूल्य डिफरेंस है, मूल्य वृद्धि है, वो कौन कैलकुलेट कौन करेगा? WPI। और मूल्य वृद्धि हमेशा बढ़ी हुई नहीं होती है, इस बात को याद रखना। मूल्य वृद्धि में बोल रहा हूँ तो मूल्य वृद्धि मतलब नीचे भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। तो मूल्य वृद्धि को हो गया सर -11%, इसका मतलब है कि सामान का रेट सस्ता होगा, ठीक है ना? ये बात है। आगे बढ़े, इसी में इरेज करके इस पे भी बैठ जाते हैं, प्रोड्यूसर पे भी चाहे दूसरे जगह चला जाए तो फिर से लिखना पड़ेगा, है ना? आगे बढ़े, ठीक है। देखो मिल रहा है, महंगाई बाहर दिख रहा है, यही तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स कुछ और थोड़े। अब यहाँ पे युद्ध करा दे तो इतिहास बन जाएगा, भाषण को देने गया तो राजनीति हो जाएगी, लेकिन ये 40 रुपये यही तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है वो आपको, प्रोड्यूसर, है ना? PPI पढ़ना है, PPI समझते हैं। अच्छा, जब देखो प्रोड्यूसर होलसेलर को रेट देता है, यानी होलसेलर के पास माल पहुंचता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है समझना। पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है, हम ये यूज करते हैं। अच्छा, और एक चीज एक नोट कर लेना, कंज्यूमर वाले में गुड्स एंड सर्विस दोनों कैलकुलेट होते हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों कैलकुलेट होते हैं। यानी हमने जो सुख सुविधाएं पे, चिकित्सा पे खर्च किया, एजुकेशन पे, वो भी तो महंगा है। कहते ना फलाना मेरे बच्चे का एडमिशन कराया था, 10,000 रुपया लगा था, अरे इस बार तो 12,000 हो गया। हमने सर्विस के बदले जो पैसे पे किए वो भी कंज्यूमर में ऐड होता है, जो कंज्यूमर उसको लेता है। होलसेलर कभी भी आपको सर्विस थोक में नहीं दे सकता है। इनफैक्ट होलसेलर के पास सर्विस होता ही नहीं है। आप कहोगे होलसेलर के पास सर्विस होता नहीं तो देगा कहाँ से, लेकिन कंज्यूमर तो सर्विस ले रहा है। प्रोड्यूसर वाले में भी प्रोड्यूसर भी तो देगा, सर्विस देगा। तो सर्विस, गुड्स एंड सर्विस यहाँ भी इंक्लूड है। गुड्स एंड सर्विस को यहाँ भी काउंट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ गुड्स को काउंट करते हैं। होलसेल का दुकान से किसका होता है? सामान का होता है, सर्विस का नहीं होता है। लेकिन एक जगह सर्विस का हुआ था, पता है कहाँ पे? हिस्ट्री पढ़े होगे तो रोमन एम्पायर पढ़े होगे। रोमन एम्पायर पढ़े हो ना पढ़े हो? चलो, रोमन अपने आप में बहुत कह सकते हो, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि चर्च की स्थापना जब हुई
तो चर्च क्या हुआ, डोमिनेट कर दिया पूरे किंग, उसके अंदर में काम करने लगे। यानी कि राजा के ऊपर भी कौन काम कर रहा था, चर्च काम कर रहा था। तो चर्च में एक नियम था कि अगर आपने मर्डर करके आया तो इतना रुपया दे दोगे तो आपको माफी मिल जाएगी और आप कबूल लीजिए। हाँ, पास दे दिया जाता था उनको पैसा दे करके कि तुम 7 लाख रुपया दे दिए, मतलब एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि 7 लाख था, 7 लाख दिए और आपका एक खून मांग। तो वहाँ के लोग क्या करने लगे, कह रहे हैं कि लीजिए 49 लाख रुपया, 7 मर्डर और करूंगा सर माफ। तो थोक में सर्विस देना शुरू कर दिए थे वहाँ के। इसलिए कहते हैं कि वहाँ डार्क एज आया, अंधकार युग। और 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, स्पेशली 13वीं शताब्दी तक जाओगे तो रोमन का कोई भी अस्तित्व में नहीं आता है। फिर वही रोमन एम्पायर उठता है तो कहता है कि अब हमको क्या चाहिए, विकास चाहिए। तो उसने विकास कैसे होगा, तो पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया। एग्रीकल्चर जब वहाँ का स्टेबल हुआ तो फिर क्या किया, कहा अब हमको क्या चाहिए, जब पैसा आने लगता है बढ़िया कपड़ा चाहिए, है ना। मटन खा रहे मजा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मजा आ रहा, मसाला नहीं। तो कोई बताएगा बड़े बुजुर्ग कि अरे इंडिया चले जाओ, गजब स्पाइसेस मिलते हैं, क्लॉथेज बड़े अच्छे मिलते हैं। तो वही कहेगा यार कैसे किया जाए, क्या चलो। तो कुश्तीनिया की तरफ से जाते थे, अरब के रास्ते जाते थे। लेकिन तब तक जब तक आप डिक्लाइन हुए, अरब स्पेंड कर गया व्यापार में। अरब यानी अरब मर्चेंट बहुत तगड़े हो गए, अरे भैया तुमको कहे देंगे, तुम हमसे मान लो, हम इंडिया से लेकर के आएंगे, तुम हमसे मान लेना, समझ रहे हो ना। तो वहाँ से मान जाता, तब रास्ता खोजने शुरू करेंगे तो वास्को डी गामा इधर आ जाएगा, स्पेन का नागरिक भाग जाएगा 1492 में तो अमेरिका खोज लेगा। तो इस तरीके से खोज शुरू हुई। तो जो कहते हैं ना कि वहाँ पे सर्विस जो है ना, होलसेल सर्विस प्रोवाइड करने लगे थे, कौन, चर्च वाले, खत्म हो गए पूरी तरीके से। हाँ बेटा, हाँ, अब लेटर उटर उतना नहीं हम लोग को नॉलेज में, बस इतना समझो कि उनको पास सुविधा दे दिया गया एक तरीके से। और बार्टर तो अलग चीज हो जाता है। यहाँ क्या, चलो प्रोड्यूसर हो गया, होलसेलर हो। अच्छा, प्रोड्यूसर वाला पढ़ने जा रहे थे। देखो समझो, होता क्या है कि जब प्रोड्यूसर होलसेलर को कोई प्राइस देता है, यानी कोई पैसा कोई सामान देता है, उसमें क्या क्या ऐड होता है। पहला तो कॉस्ट ऐड होगा, कोई सामान दिया उस सामान का कॉस्ट ऐड होगा। दूसरा क्या ऐड होगा, सरकार का टैक्स ऐड होगा कि नहीं होगा। प्लस अपना प्रॉफिट भी तो ऐड किया होगा, ये प्रॉफिट ऐड किया होगा, तब जाके सामान होलसेलर के हाथ में आएगा। अब हमें सामान में बढ़ोतरी करना, तो सामान में बढ़ोतरी होने के क्या 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 कंडीशन हो सकते हैं। कास्ट में अगर वृद्धि हो जाए, है ना, अगर उस वस्तु के प्राइस में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, क्या मूल्य महंगा होगा कि नहीं होगा सामान, होलसेलर को महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर गलती से मान लो कॉस्ट कांस्टेंट है, प्रॉफिट भी कांस्टेंट है, अगर टैक्स बढ़ गया सरकार का तो भी मूल्य में वृद्धि होगा, होलसेलर को महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। या ये कंपनी वाला या ये जो आदमी अपनी सर्विस का प्रॉफिट बढ़ा दे तो तब भी सामान के मूल्य में या सर्विस के मूल्य में बढ़ोतरी होगा, जो कि इंपैक्ट दिखेगा कहाँ पे, होलसेलर पे। लेकिन ये बात हम मानते हैं कि मैंने कहा ना कि जो कंपनी होता है, जो हमें क्या करता है, निर्माता होता है, वो प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो प्रॉफिट को कांस्टेंट रखता है। कहता है आज अगर हमको 1000 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है तो कल भी अगर महंगाई बढ़े, अगर हमको 1000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अचानक महंगाई बढ़ गई तो हम भी अपने सामान को महंगा करेंगे, लेकिन हम प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जब हमारे रिसोर्सेज का रेट बढ़ जाता है, जैसे रिसोर्सेज जब सामान बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक कास्ट बढ़ जाएगा, तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट ऑटोमेटिक होलसेलर के पास कब बढ़ेगा, जब सरकार अपने टैक्स को बढ़ा देगा। लेकिन कभी भी कंपनी वाला प्रॉफिट बहुत रेयर एंड रेयर, इसलिए उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है कि प्रॉफिट तो ना बढ़े। तो अब बाकी देश में लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं टैक्स को हम काउंट नहीं करेंगे, हम टैक्स को काउंट नहीं करेंगे। प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, उसके कॉस्ट को हम काउंट करेंगे और प्लस प्रॉफिट में होने वाले वृद्धि को नापेंगे। यानी कि सर कॉस्ट में परिवहन लागत दिया जाएगा उसमें, इसमें इसी कॉस्ट में प्रोड्यूसर वाले कॉस्ट में परिवहन लागत दिया जाएगा। परिवहन लागत क्यों नहीं होगा, परिवहन लागत जब भैया यातायात ट्रांसपोर्ट जा रहा है ना, वो होलसेलर मंगवा रहा है ना, तो कॉस्ट में देखो मैंने बोला है ना, जो भी सर्विसेज है, रिसोर्सेज का मैंने यूज कर लिया है। एक बात बताओ, मैंने कहा ना कंपनी बनाने के लिए जब हमने कहा ना कि मशीन खरीद लिया तो सिर्फ मशीन से नहीं होगा ना, हम सामान मंगाने के लिए बाइक खरीदे हैं, 4 व्हीलर खरीदे हैं, तो वो भी तो मेरा कास्टिंग है। तो कास्ट में जो भी मान लो, एक समझो कि जो भी उसका पैसा लगा है उसी में हम प्रॉफिट रखेंगे। तो सरकार क्या कहती है कि हम सरकार के टैक्स को काउंट नहीं करेंगे। हमें अगर
पीपीआई ज्ञात करना है, हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ज्ञात करना है, तो हम टैक्स को छोड़ करके ज्ञात करेंगे। तब हम क्या लेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि कॉस्ट में क्या वृद्धि हुई है और प्रॉफिट में क्या वृद्धि हुई है। और प्रॉफिट मैंने पहले बताया कि प्रॉफिट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो बढ़ता नहीं है। तब जब हम टैक्स को छोड़ देंगे उसके बाद मूल्य वृद्धि नापेंगे। समझो, अगर हमने सिर्फ क्या किया, टैक्स को छोड़ करके अगर मूल्य वृद्धि नापेंगे तो वो क्या निकलेगा, कॉस्ट का और प्रॉफिट का। और मुझे पता है कि कंपनी वाला प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो वृद्धि होगा वो किसमें वृद्धि होगा, कॉस्ट में, वो कॉस्ट में वृद्धि होगा। तो पीपीआई के मेथड में हम कॉस्ट क्या है ना, प्रोड्यूसर के कॉस्ट का ही हम प्राइस इंडिकेट करते हैं। प्रोड्यूसर कॉस्ट प्राइस में क्या वृद्धि हुई है उसको हम काउंट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट होलसेलर को कितना में मिल रहा है उसको काउंट करते थे, कंज्यूमर को कितना में मिल रहा है वो काउंट करते थे। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है प्लस उसकी प्रॉफिट है ना, तो पहली बार जब लाइफ में बनाया होगा तो कॉस्ट आया होगा प्लस उसकी प्रॉफिट हुआ होगा। अगली महीने जब उसकी प्राइस बढ़ी होगी, इट मींस क्या समझे होंगे, प्रॉफिट उसने नहीं बढ़ाया, उसने क्या बढ़ाया है, कॉस्ट बढ़ाया है। उसी को हम काउंट करते हैं। कहोगे सर कैसे काउंट करेंगे, तो डायरेक्ट कंपनी वाले के पास चले जाएंगे, कहेंगे कितना में बना है, कहेगा सर इतने बना है, प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, इतना है, बस उसी को काउंट करके लेके चले आए। यानी कि कोई सामान मैंने बताया था कि कोई एसी बेचने गया कितने में, 25,000 में पढ़ा था ना, कि मार्केट में उतरे एसी बेचने के लिए। तब तक एक आदमी आया और रोक लिया हमको, कहा कैसे बेच रहे हो, कहा क्या हुआ भाई, कहा हम सरकार हैं। तो फिर बताइए सरकार जी, कल हमारे यहाँ सामान बना है वो, तो तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो कहा सर बताइए, तो कहा एक्साइज ड्यूटी दे दो, जिसको हमने प्रोडक्शन टैक्स कहा है ना। इसमें प्रोडक्शन टैक्स ऐड हुआ तो 27,000 हो गया है ना, 3,000 जोड़े था 28,000 हो गया था, 1,000 सब्सिडी दे दिया 27,000 हो गया था है ना। फिर उसके बाद फिर जब माल बेचने गया फिर रोक लिया, कहा तू कौन, कहा मैं भी सरकार, मैंने अभी तो दिया था, कहा वो जो दिया वो बनाने का दिया, अब बेचने का दे। तो उसने प्रोडक्ट टैक्स लगाया, जिसपे जो जीएसटी बोलते हो, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका हो गया, जीएसटी लगा दिया आपका हो गया 31,000 रुपया। तुरंत फिर हमने 1,000 माइनस किया सब्सिडी के रूप में, तो 30। तो हमने जो 25,000 रखा था वो क्या था, फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो जब सरकार का आदमी कंपनी में जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट बस पूछ लेगा कि तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट क्या है। और फैक्टर कॉस्ट बताया 25,000 रुपया इस महीने, अगले बार बताया 25,050 रुपया। तो कंपनी सीधे गवर्नमेंट समझ लेगी कि 25,000 पिछले महीने था, इस बार जो 50 रुपया बढ़ा है वो किस चीज में बढ़ा है, कॉस्ट में बढ़ा है। प्रॉफिट तो बढ़ाएगा नहीं, कंपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ाती है। यानी कि कॉस्ट में जो वृद्धि हुई है वो कितना रुपया हुआ है, 50 रुपया। फैक्टर, उसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। टैक्स जुड़ता है प्रोडक्शन टैक्स के बाद, टैक्स जुड़ता है प्रोडक्ट टैक्स के बाद। प्रोडक्शन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना, प्रोडक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। चलो नोट कर लो बेटा, हो गया कंप्लीट। तो पीपीआई समझ गए, यानी उत्पाद के है ना, उत्पाद के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को हम जिस सूचकांक के थ्रू कैलकुलेट करते हैं वो क्या कहलाता है, पीपीआई। होलसेलर के मूल्य में होने वाली वृद्धि को जिस सूचकांक के द्वारा हम ज्ञात करते हैं वो क्या कहलाता है, डब्ल्यूपीआई। और कंज्यूमर के खपत में या है ना कंजप्शन में जो भी मूल्य वृद्धि होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीपीआई। कोई दिक्कत ना, इसमें भी सर्विस और गुड्स दोनों। अब इसमें कहोगे बेस ईयर क्या है, तो अभी भारत में बेस ईयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत में कैलकुलेशन होता ही नहीं है, बाकी विदेशों में होता है। बट 2017 के रिपोर्ट में है ना, 2017 की एक कमेटी बैठाई गई, उस कमेटी में ये डिसाइड किया गया कि अब भारत भी इसके तरफ मूव करे। किसके तरफ, पीपीआई के थ्रू। तो कहा कि पीपीआई के थ्रू अभी मत जाए, लेकिन अपने डब्ल्यूपीआई में ही सुधार ले आए, डब्ल्यूपीआई में सुधार ले आए कि वो पीपीआई की तरह काम करने लगे। तो अब बताओ क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे हम पीपीआई से कैसे हम डब्ल्यूपीआई से कैसे पीपीआई तक पहुंच सकते हैं, कोई बताएगा। थोड़ा सा मैथ जो पढ़ा होगा बताए भाई, कौन कौन मैथ पढ़ा है इसमें। सरकार को ये आदेश मिला कि हम भी पीपीआई की तरफ बढ़े, लेकिन डायरेक्ट हम डब्ल्यूपीआई को छोड़ करके पीपीआई पे चले गए तो पूरा मेथड ही चेंज हो जाएगा। सारा अलग से टीम बनाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम इसी के थ्रू पीपीआई कैसे निकाल सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि होलसेल ही रहेगा, उसमें सर्विस नहीं ऐड हो पाएगा। लेकिन तब तक एक
तरीका तो हमें पता चल जाएगा, एक तरीका हमें पता चल जाएगा कि पीपीआई पे जाने का। अब बाद में जब अचानक सिस्टम बदलेंगे तो हम इस मेथड को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, जीरो इसको और इसको फॉलो करने लगेंगे। लेकिन तत्काल गुड्स में कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ, कोई भी, एनीवन? अगर हमारे पास होलसेल प्राइस है तो हम उसमें प्रोड्यूसर प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, बस इतना बताओ। हाँ कैसे बताओ तो, कैसे? कॉस्ट प्राइस तो हमको भी पता है, वहीं तो जाना ही है, तो कैसे? एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस से कैसे गए थे होलसेलर प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस से होलसेल प्राइस पे कैसे गए थे? ठीक है बताओ भैया, सिर्फ टैक्स बोल दो ना, कहा का सर्विस टैक्स में पड़ रहे हो यार? कॉस्ट प्राइस था आपका, हाँ, इसी में जो टैक्स ऐड किए थे, है ना, तभी तो आपका होलसेल प्राइस आया था। टैक्स हटा दो, सरकार होलसेलर का लेकर के चला जाए लिस्ट बना करके, किसी दुकानदार के पास गया, उसने बताया कि भाई 118 रुपये सामान हुआ, है ना, होलसेल का 118 रुपया, सरकार नोट कर लेकर के चली गई। सरकार ने क्या आदेश किया है, पीपीआई निकालो। तो पीपीआई कैसे निकालेगा इस गुड्स पे? पूछेगा ये सामान क्या है, कहेगा सर ये वो सामान है जिसमें 18% जीएसटी लेते हैं, तो क्या कहेगा, इसमें से 18% जीएसटी निकाल दो। जब 18% इसमें से जीएसटी निकाल देगा, है ना, जो टैक्स लगा हुआ है, तो जो प्राइस हमारा आएगा वही क्या कहलाता है, पीपीआई होगा। यही तो है, जब सामान में हम पैसा जोड़ते हैं तो होलसेलर रेट आता है, होलसेलर रेट में टैक्स हटा दो तो प्रोड्यूसर रेट आ जाएगा। अगर रिटेलर में जाते हो तो रिटेलर में ये होलसेलर का प्रॉफिट हटा दो, सिंपल सी बात है, तुम्हारा वो क्या रेट आ जाएगा, रिटेलर की प्राइस में क्या करो, होलसेलर की प्रॉफिट हटा दो, होलसेलर प्राइस आ जाएगा। तो सिंपल सा नॉर्मल में कैलकुलेशन है कि हमने 10 रुपए का सामान खरीदा, अपना प्रॉफिट 2 रुपये जोड़ करके तुमको 12 रुपये में दिया, तुम आगे जाके बेचोगे तो 2 रुपये तुम प्रॉफिट जोड़, 14 रुपया हुआ। वापस मेरे तक आने के लिए क्या करोगे, 2 रुपये तुम माइनस करोगे, 2 रुपये तुम माइनस करोगे, मेरे सामान तक आ गए। यही तो नियम है, सरकार यही तो काम करती है कि नहीं करती है। यानी होलसेल प्राइस अगर हमारे पास है तो उसमें से हम टैक्स को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिल जाएगा, पीपीआई मिल जाएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि होलसेल में सर्विस नहीं मिलता है, यानी अभी भी हम सर्विस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन पहले ये सीख लें, उसके बाद एक समय आएगा जब हम सर्विस को भी ऐड करना शुरू कर देंगे। अब पहुंच जाएंगे सबके पास, डॉक्टर साहब आप बताइए कितने में आप जांच करते हैं? हमसे पूछेंगे सर जी कितना लेते हैं आप? सरकार तो मेरा सरकार को पता ही होगा, वो सरकार ही पे करती है। तो इस तरीके से सर्विस को भी हम ऐड कर देंगे, सर्विस अपने आप बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ें हो गई कंप्लीट। यस सर। एक पॉइंट और एक तरीका है जीडीपी डिफ्लेक्टर। कौन बताएगा जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है भाई? मैंने बताया, बस मैंने जिक्र नहीं किया था उसका। इरेज करें? जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है बेटा? ये भी एक तरीका है इन्फ्लेशन को नापने का। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर बता, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? कैसे इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को नापते हैं? चलो जीडीपी डिफ्लेक्टर नहीं बताओगे, कोई बता नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? कल से मैं भी लिखवाना शुरू कर दूं क्या? पहले तो एक चीज पूछ ले रहा हूं, जब मैं पूछूं एप्पल क्या है तो सेब मत बोलना, और सेब पूछूं तो एप्पल मत बोलना। मैं पूछ रहा हूं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है? इसका मतलब पढ़ाने इतना भगने से, मेरे भौंकने से कोई फायदा? इससे बढ़िया मैं भी ऐसे ही लगाता है ना। आजकल पहले सब्जी वाले चिल्लाते थे 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, आजकल माइक लगा दिए हैं, लो आराम से बैठे रहेंगे, माइक पे चलता रहेगा। क्या फायदा मेरे पढ़ाने का बेटा? अभी 3 दिन पहले जीडीपी वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ। नॉमिनल जीडीपी मैंने बताया था, जब हम अच्छा नॉमिनल ग्रोथ बता दो भाई, चलो जीडीपी छोड़ो, नॉमिनल ग्रोथ क्या होता है?
सर पिछले हाँ, पिछले साल का नहीं, बेस ईयर। यस पिछला साल नहीं होता, इसमें एक बेस ईयर लिया जाता है। जब बेस ईयर का प्राइस और इस साल की क्वांटिटी क्वांटिटी का जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या मिलता है हमको? नॉमिनल मिलता है, तो रियल निकला ना। और इस साल की क्वांटिटी और इसी साल का प्राइस अगर हम लेंगे तो क्या निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी निकलता है। और उस जीडीपी के थ्रू अगर हम ग्रोथ परसेंटेज निकालते हैं तो एक कहलाता है नॉमिनल ग्रोथ और एक कहलाता है आपका रियल ग्रोथ। लेकिन जीडीपी का मतलब यही है ना कि कितनी क्वांटिटी है और उसकी प्राइस क्या है, मल्टीप्लाई करा दो, जीडीपी निकल गया। लेकिन जीडीपी में हम क्या करते हैं कि आज की क्वांटिटी, अगर आज 100 कार बना है तो आज 100 कार ले लेंगे, लेकिन रेट कब का लेंगे? 2011-12 का लेंगे। जब हमने बेस ईयर का क्या लिया है, बेस ईयर का प्राइस लिया है, आज की क्वांटिटी लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको क्या निकलता है? रियल जीडीपी। और हम इसी साल का गाड़ी कितनी क्वांटिटी है और इस साल की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो निकलता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना? तो चलो लिख लो, जीडीपी डिफ्लेक्टर के लिए परिभाषा जो फार्मूला है वो है आपका बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ये रख देना, जो निकलेगा वही होगा आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर। समझ रहे हो ना? अब उसमें लिख भी लो, रहे तो तुम लोग फिर बाद में भूल जाओगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू, है ना, प्रेजेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई, जो प्राइस होगा वो क्या होगा? क्वांटिटी कब का होगा? आज का। और प्राइस क्या होगा? आज का, है ना? नॉमिनल बता रहे हैं तो आज का, प्रेजेंट प्राइस, यानी आज की क्वांटिटी और आज का प्राइस। ये क्या कराएगा आपका? नॉमिनल। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं रियल जीडीपी क्या होता है भाई? रियल जीडीपी तो प्रेजेंट की क्वांटिटी गुणे, है ना, बेस ईयर का। बेस ईयर या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ईयर का क्या होगा? प्राइस। कैसे करोगे बताओ? तुम लोग इतना जल्दी भूल जा रहे हो। तो बैठ के हम भी हिंदी में बकायदे लिखाएं, लिखो बेटा, है ना, मूल्यों में होने वाली वृद्धि। तुम लोग भी खुश रहो ना, हम भी खुश रहेंगे। हमको इतना बोलना। हाँ बेटा, हाँ, ये रियल जीडीपी, प्रेजेंट क्वांटिटी, आज की क्वांटिटी, कितना गाड़ी बना, कितना मोबाइल फोन बना, कितना क्या बना, और उसका जो बेस ईयर का प्राइस 2011-12 का प्राइस क्या है वो लेंगे। क्योंकि हमने बताया कि बेस ईयर हमारे देश में बदला नहीं है। उसकी रीजन है कि बेस ईयर बदलने के लिए स्थिरता चाहिए, और हमारे देश में 2011-12 के बाद स्थिरता नहीं आया है। अभी भी स्थिरता नहीं है, अब तो एकदम नहीं। पड़ोस में जब इतना भौकाल मचा हुआ है तो फिर स्थिरता तो कोई बात ही नहीं है। चलो, कब बदलेगा? चप्पल खोलो। तो चप्पल पहन के रखोगे। एक बात याद रखना, गंदगी में लक्ष्मी आ सकती है, सरस्वती नहीं आती। बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ। और अगर याद रखना, लक्ष्मी कहीं भी आ सकती है। आप गंदे कैरेक्टर में हो, गंदा काम कर रहे हो, कचड़े में हो, बोलते हैं कि बड़ी सफाई में वो लक्ष्मी आएगी नहीं। लक्ष्मी का इंडिकेशन कहीं इससे नहीं है। बहुत गंदे लोगों के पास भी देखोगे पैसे बहुत होते हैं, लेकिन सरस्वती नहीं होती है। और बहुत जो इंसान बहुत अच्छा है, जिसके पास सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है, अब वो अगर गंदा हो जाए तो देखना पहला बुद्धि भ्रष्ट होता है। अब बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हुआ तो उसको गरीबी भी आने में देरी नहीं लगती। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि थोड़ा सा इस चीज़ को, संस्कार काफ़ी हो गया, किताब हो गया, उसको थोड़ा सा हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो कहने की बातें नहीं है, हम जहाँ इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगा। ठीक हो गया ये क्लियर बेटा? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने देख लिया कि कैसे कैसे नापते हैं। एक मेथड हो गया हमारा WPI, एक मेथड हो गया CPI, एक मेथड हो गया PPI जो कि हमारे इंडिया में कैलकुलेट नहीं किया जाता, और एक है हमारा GDP रिफ्लेक्टर। अब समझते हैं और एक चीज,
कितने लोग को मैथ में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है? समझेंगे अभी उस चीज को भी समझेंगे। अर्थमेटिक मीन और जीडीपी मीन क्या होता है भाई? 6 में पढ़ाया गया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज निकालते थे अर्थमेटिक तरीके से। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? सबको जोड़ दो और अपॉन, मतलब 5 लोग ने 50 नंबर कोई 55 नंबर पाया तो क्या करते थे? ऊपर रख देते थे और नीचे क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। ये मीन निकालने का तरीका था। अर्थमेटिक मीन में क्या मल्टीप्लिकेशन करके उसकी मात्रा के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये करते थे ना। अब बताओ कैसे निकलेगा? नॉर्मल एग्जाम्पल बताओ। अर्थमेटिक मीन सबसे अच्छा कैलकुलेशन कौन देता है? चलो एक सवाल पूछता हूँ, छोड़ो मैं तुमसे पूछता हूँ, बेकार। एक लड़का है ना ए, और एक लड़का है बी, बताना। ये इंग्लिश में पाया है क्या नंबर? 4 नंबर। और मैथ में पाया है 4 नंबर। ये इंग्लिश में पाया है 5 नंबर और मैथ में पाया है 3 नंबर। बताओ कौन बढ़िया है? दोनों में बेस्ट कौन है? कौन बढ़िया है? 2 सब्जेक्ट में ये भी 8 पाया है, ये भी 2 सब्जेक्ट में 8 पाया है, तो बताओ बेस्ट कौन है? इंग्लिश में तो बी और मैथ में ऐसा नहीं, बेस्ट कौन है? जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब। कौन बेस्ट है दोनों? तो सर दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे हैं वो समझते हैं। अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? 4 + 4/2, 8/2। कितना पाया? यानी पर सब्जेक्ट इसने कितना नंबर पाया है? 4 नंबर। अच्छा बी का भी निकाल देंगे, ए के लिए निकाले थे। बी के लिए अर्थमेटिक मीन निकाल दो बेटा, तो 5 + 3/2, 8/2, यानी कि 4 नंबर। यानी पर सब्जेक्ट एवरेज निकाला जाए तो इसका भी एवरेज क्या होगा? 4। यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है सर, सेम IQ का है। ये कहेंगे ना, लेकिन इसका रियल बात कौन बताता है? इसलिए बाद में लाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि ऐसे ना कैलकुलेट करें। ज्योमेट्रिक मीन पढ़े होगे कि उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अंडर रूट में आना पड़ेगा और तब आपकी औकात पता चलेगी। कितना पाए थे? 4। कितना पाए हो? 4। तो 4 × 4 इक्वल टू कितना हो गया? 16। मतलब उसी के बराबर आया जो अर्थमेटिक मीन के बराबर आया था। लेकिन तुम चले आए किस पे? अब बी के लिए निकालो। बी के लिए निकालोगे तो क्या होगा? 5 × 3 यानी कि √15, लगभग 3.91 आएगा। अब बताओ अंतर दिख रहा है? कौन बेस्ट है? यानी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन हमें बताता है? अर्थमेटिक हमको लमसम बताता है कि ठीक है, वो बता देगा कोई बढ़िया है तो बढ़िया बता देगा, कोई कम है। लेकिन दोनों अगर इक्वल पोजीशन पे है तो दोनों को बताने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। यानी हमारे देश में जो इन्फ्लेशन इंडिकेट किया जा रहा था, जो इंडेक्स बनाया जा रहा था, उसमें जो प्रोसेस फॉलो हो रहा था, कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा था? अर्थमेटिक मीन। लेकिन 2017 के बाद संशोधन करके उसमें क्या कर दिया गया? ज्योमेट्रिक मीन का यूज करने लगे हैं। अब लिख लेना, पूछा गया है तब बता रहा हूं। यानी कि 2017 के बाद अब जो हमारा इन्फ्लेशन, आपको कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा, परेशान मत हो। आपको कैलकुलेशन करने को यूपीएससी चाहे एसएससी चाहे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि कैलकुलेट होने के लिए कौन सा ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है, ना कि अर्थमेटिक का मीन का यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लो बेटा। और एक बात ध्यान रखो, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है? हमारे पास मैंने 4 इंडिकेटर बताए हैं। 4 इंडिकेटर कौन कौन है? WPI, CPI, PPI और GDP डिफलेक्टर्स। लेकिन अगर ये पूछ दिया कभी क्वेश्चन में कि भारत जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब समझना रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि CRR क्या रखें, SLR क्या रखें, है ना, क्या कहते हैं बैंक रेट क्या रखें, MSF क्या रखें, STF क्या रखें, तो ये पॉलिसी तय करते समय सरकार किस इंडिकेटर का यूज करता है? तो वो इंडिकेटर है CPI। कहीं लिखते रहना, CPI के थ्रू ही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है। CPI के थ्रू ही क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होता है। यानी कि अगर बैंक को
मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना होगा तो कैसे करेगा? अभी एक और क्वेश्चन हो सकता है अगले साल बन जाए, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता आ रहा है, सुने होगा 8वां वेतन आयोग लगने वाला है ना? तो जैसे 8वां वेतन आयोग लगेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्रिएट करेगा। ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ना, ये किस आधार पे दिया जाता है, किस इंडिकेटर के आधार पे? बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है या जो ये वेतन में बढ़ोतरी की जाती है, ये किस आधार पे किया जाता है? WPI, PPI, CPI या GDP रिफ्लेक्टर की वजह से? किसके थ्रू? अच्छा, मिलता किसको है बेरोजगारी भत्ता? बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार को थोड़ा मिलता है, किसको मिलता है? बेटा एक बात जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, हमने फिर बात बोला, या तो इंडिविजुअल या तो ग्रुप, यही है ना? या तो प्रोड्यूसर या तो होलसेलर, अभी यही पढ़ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर है या तो होलसेलर है या रिटेलर है या तो कंज्यूमर है। मिलता किसको है? ये जो वेतन पढ़ाया जा रहा है किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा ना। तो कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, ये बात कहां से डिसाइड होगा? होलसेल से या प्रोड्यूसर से या कंज्यूमर से? कंज्यूमर से ना। महंगाई भत्ता कैसे मिलेगा? जब कंज्यूमर के पास जाएंगे पता चलेगा कि गेहूं इनको 100 रुपए मिल रहा था और आज गेहूं इनको कितना मिल रहा है? 110 रुपया। 10 रुपया महंगाई बढ़ी ना, तब सरकार को समझ में आएगा कि अब इनको महंगाई भत्ता देना चाहिए, है ना? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना? जो सर्विस में बैठे हैं उनका वेतन आयोग क्या करता है? वेतन को बढ़ाता है। किस आधार पे? इसी आधार पे ना कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? हम जो कंज्यूमर हैं उनकी लाइफ में बढ़ी है। यानी कि जब आपको बात करेगा बेरोजगारी भत्ते का, जब आपका बात करेगा महंगाई भत्ते का, तो वो सब किस आधार पे होता है? तो CPI के आधार पे होता है, इसी पे वो भी आधार पे होता है। तुमको क्या लगता है इतना पढ़ लिए तो क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन में इसे पूछते हैं, अभी इनके पूछा है 2023 वाले क्वेश्चन में कि बैंक अपना 3 ऑप्शन दिया हुआ था सेलेक्ट के लिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी WPI के आधार पे बनाती है। दूसरा दिया हुआ था कि जो वेतन आयोग लगाए जाते हैं, है ना, महंगाई भत्ते दिए जाते हैं, वो WPI के आधार पे दिया जाता है। और एक और बताया था कि फूड, है ना, यानी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में जो डिफरेंसेस है उसमें WPI ज़्यादा है और जो CPI है वो कम है। अब वो एक पार्ट तो मैंने नहीं बताया, लेकिन 2 पार्ट मैंने जिक्र किया है। क्या बेरोजगारी भत्ता या महंगाई भत्ता आपको WPI के आधार पे मिलता है? CPI के आधार पे, यानी पहला पॉइंट गलत। दूसरा उसने बोला था मॉनेटरी पॉलिसी WPI के आधार पे होता है, नहीं, कैंसिल। और दूसरी तीसरी बात उसने जिक्र किया था कि जो खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ हैं उसमें जो वेटेज है वो वेटेज WPI में क्या है? ज़्यादा है और CPI में कम है। तो इस बात को अभी हम लोग जब अभी देखेंगे वेटेज में, अभी तो है नहीं तो नेट से मैं बता दिया होता, है ना, नेट से भी आपको बोल करके दिखा दिया होता, आप लोग नोट भी कर लेते। हर साल वो हर महीने चेंज होता रहता है, बट आपको एक मिल जाता कि वेटेज क्या दिया गया। अच्छा, वेटेज जब समझते हैं, एक पॉइंट और समझ लें, जब उसको समझने आएगा तो इकोनॉमिक्स में इतनी चीज़ है, क्या किया जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या बनाया यूज करें। ये मैंने बताया कि अर्थमेटिक मीन क्यों नहीं यूज करते। एक वर्ड होता है भारांश, 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 वेटेज। वेटेज, ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझना, क्योंकि महंगाई पढ़ रहे हो तो इस बात को समझना। देखो, कुछ सामान मैं नोट करता हूं, मतलब राइस, ऑयल, है ना, और ले लेते हैं आपका दाल में थोड़ा सा कुछ बदल दिया जाए, है ना, क्लॉथ ले लेते हैं, अलग अलग तरह के सामान ले लेते हैं। राइस हो गया, ऑयल हो गया, क्लॉथ हो गया, है ना, ऑयल में अच्छा पेट्रोलियम को ले लेते हैं, एक ऑयल अलग है, ये भी पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोल को ले लेते हैं। अब राइस को समझते हैं। देखो, राइस तुम्हें पहले मिल रहा था कितने रुपए में? 10 रुपए में। अब कितने में मिल रहा है? 20 रुपए में, ठीक ना। ऑयल मिल रहा था कितने में बेटा आपको? 80 रुपए में। अब कितने में मिल रहा है? 120। तुम्हारा कहना तो नहीं करेंगे, 100 रुपए। क्लॉथ मिल रहा था आपको कितने में?
300 में 50 में कौन गुलाब देता है जी? मान लो 400 रुपया हो गया। पेट्रोल था 80 रुपया, अब हो गया 140 रुपया। एक और कोई सामान ले लेते हैं, जो कैलकुलेशन में मैं कैलकुलेट ज़्यादा करूँगा नहीं, इसलिए वही सामान ले लेता हूँ। राइस 10 से 20 लिख लिए हो, ठीक है। ऑयल 60 से 80 लिख लो, कितना लिखो? 80 से 100, ठीक है। उसको 60 से 80 बना लो, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा, है ना। वेजिटेबल 50 से 60 करो, है ना। वेजिटेबल 50 से 60 आसानी रहेगा, कैलकुलेट जिसमें किया हो तो मुझे याद रहेगा, नहीं तो बैठ के 2 घंटा में किया जाएगा, है ना। 50 से 60 रुपया हो गया। इसको कर दो, कितना बताए थे? 60 से 80। अब इसको जोड़ो बेटा, कितना हुआ है? 300, 400, है ना, 410, 420, ये हो गया हमारा। यानी कि पहले ये सामान लेने जाते थे तो कितना रुपया लगता था? 500 रुपया। अब इस सामान को जोड़ लो बेटा, ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया हमारा 200, 4 2 6 और 700 रुपया, है ना। यानी कि पहले मैं जब सामान खरीदने जाता था तो मेरा क्या लगता था? 500 रुपया। अब जब सामान खरीदने जा रहा हूँ तो क्या रुपया लग रहा है मेरा उसी सामान में? 700 रुपया। तो मैं पूछूंगा इन्फ्लेशन रेट क्या है बेटा? इन्फ्लेशन रेट बताओ। तो इन्फ्लेशन रेट बताने के लिए क्या करोगे? 700 माइनस 500, 700 माइनस अपॉन 500 मल्टीप्लाई 0। यही तरीका है ना, यही है ना एवरेज परसेंटेज निकालने का। अब करो, कितना बचा बेटा? 200 बटे 500 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, है ना। 5 4 जा 20 एंड 40%। क्या कहोगे? सर महंगाई तो 40% बढ़ गया। एक एग्जाम्पल तौर पे है कि इस महीने जो सामान मैं 500 रुपए में खरीदता था, अगले महीने वही सामान कितने में मैं खरीदा हूँ? सेम क्वांटिटी 700 रुपए में। तो महंगाई कितना बढ़ गया? 40%। कहोगे ना? सही है या गलत है? सही है, हमारे नजर से तो एकदम सही है। लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं ना बेटा ये तो गलत है। गलत क्यों है? उसका रीजन कहते हैं कि हर चीज का इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं होता। रोड पे चलते हुए एक कुत्ता मर जाए और तुम्हारे घर का एक कुत्ता मर जाए, दोनों का सेम है क्या वैल्यू? नहीं है ना। मतलब वेटेज किसका है, महत्व किसका है, किसका भार आप पे ज्यादा पड़ेगा। रोड पे मरा हुआ कुत्ते को आप देखे बिना चले जाओगे, लेकिन आपके घर का कुत्ता जो पाले हुए वो मर जाए तो क्या ना 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे। यानी मरा तो दोनों कंडीशन में कुत्ता ही है, लेकिन वेटेज क्या है, इसका ज्यादा है। हमारा मन एकदम क्या है। तो एक बात बताओ, राइस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है ना। ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो खा मर जाएंगे क्या? यानी इसका वेटेज हमारे लाइफ में उतना ज्यादा नहीं होगा जितना वेटेज राइस का होगा। कपड़े एक महीने नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे क्या? लेकिन राइस तो हर महीने खाएंगे, वेजिटेबल हर महीने खाएंगे। इस हिसाब से हम वेटेज डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? वेटेज, कि किसका महत्व हमारी लाइफ में ज्यादा है। तो बताते हैं कि राइस का जो इंपॉर्टेंस है भाई हमारे लाइफ में 30%, यानी 100% हमारा जो वेटेज है उसमें 30% महत्व मैं किसको देता हूँ? राइस को। 30% महत्व किसको दे रहा हूँ? सब्जी को दे रहा हूँ। क्लॉथ को मैं महत्व देता हूँ सिर्फ 10%। नहीं भी खरीदेंगे इस महीने तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अगले महीने खरीद लेंगे, अगले महीने नहीं तो त्योहार में खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार वेटेज तय करती है कि आपके कहने से नहीं कि पूरा एक बार जोड़ देगा बता देंगे महंगाई हो गया। नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी 100 कपड़ा कर दो, तुम मर थोड़े रहे हो, नहीं पालोगे। तुम्हारी आदत है कि सप्ताह में 7 दिन कपड़े बदलो, इसलिए तो स्कूल ड्रेस लगाया जाता है कि एक ड्रेस में रहना कि कोई भाव ना दिखाता है ना, और एक जैसे लगना। तो 30 हो गया, 30 30 60 70 हो गया, है ना। ऑयल का कर लो बेटा, इसका भी 20% कर लो कि ऑयल का इंपॉर्टेंस है, बिना ऑयल का आप खाना नहीं खाएंगे। और पेट्रोल का जो इंपॉर्टेंस हमने दे दिया, कितना दे दिया वेटेज? 10%। कितना हो गया टोटल हमारा? 30 20 50 50 50 100% हो गया ना। हो गया 100%। ठीक, अब वेटेज कैसे काम करना, इस आधार पे निकाले तो कितना परसेंट निकला है? 40% निकला है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कहता नहीं ऐसे नहीं निकालना है। कैसे निकालना है आपको? वेटेज ऐसे निकालना है। अर्थमेटिक मीन में आ गया, अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन में जो वेटेज होता है उसको हम एन इंडिकेट करेंगे, इसको एक्स इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो होता क्या है, N1
x1 पड़े हो गए कहीं, x2 प्लस n3 x3 n4 x4 प्लस n5 x5 अपॉन क्या होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 अर्थमेटिक मीन में आप लोग ये चीजें पढ़े होंगे। अब इस आधार पे हम निकालेंगे कि महंगाई किस रेट में बढ़ रही है। n1 कितना है बोलते रहना, n1 कितना है 30 और x1 कितना है, डिफरेंस कितना आया है दोनों के बीच में 10 प्लस n2 कितना है 20, डिफरेंस कितना आया है, फिर n3 कितना है 10 और डिफरेंस कितना है, फिर n4 कितना है 20, 30, डिफरेंस कितना है 10 और प्लस n5 कितना है 10 और डिफरेंस कितना है 7 और अपॉन n1 n2 n3 n4 n5 अगर अलग अलग से लिखेंगे तब भी बात वही रहेगा, घुमा पर आकर सीधे हम 100 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब भाई इसको लिखेंगे 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस घुमा फिरा करके लास्ट में जोड़ करके 100 ही करना है। अब कैलकुलेट करो बेटा, 300 और 400 कितना हुआ 700 और 1000 कितना हो गया 300 प्लस 400 700 ये हो जाएगा हमारा 1000 1700 and 3 0 यानी 300 2000 2600 है ना 2600 अपॉन 100 इसका मतलब कितना हुआ 26% हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, वही समान लेकिन नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किए तो कितना परसेंट निकला था 40% निकला था, लेकिन वेटेज के आधार पे निकाले तो कितना निकला है। तो आप कहोगे सर महंगाई तो 40% है, लेकिन सरकार कहेगा ना बेटा महंगाई कितना है 26% है, तो क्या आप महंगाई में उस सामान को भी सेम वैल्यू दे रहे हो जिसका आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बेफजूल में यूज कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा शौक है उसमें तुम यूज कर रहे हो, तो सरकार उसको महंगाई में उतनी वैल्यू महंगाई में जोड़ेगा लेकिन उसको वेटेज उतना नहीं देगा, उसको उतना महत्व नहीं देगा। आपके साग सब्जी का महत्व ज्यादा है, आपके खान पीने की चीज की ज्यादा जरूरत है जिससे आपका जीवन चलता रहे। आप 10 कपड़े खरीद रहे हो, आप लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हो, सरकार को इससे लेना देना नहीं है, आप नहीं भी खरीदोगे तो आप मर नहीं जाओगे, आपका जीवन तब भी चल जाएगा। तो सरकार वेटेज के आधार पर निकालती है, यानी सबका एक भारांश तय करती है। ये भारांश का महत्व समझाने के लिए मैंने ये चीज इतना आपको बताया है कि ये होता है भारांश का महत्व। कि नॉर्मली हमने निकाला था तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो कितना आया था 40%, लेकिन हमने जब वेटेज के आधार पे निकाला तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट आया वो कितना आया 26%, यानी 14% का डिफरेंस आ गया है ना। तो इतना डिफरेंस ऑलरेडी आ जाता है भारांश, यानी सरकार उन चीजों को महत्व देता है जिससे हम आम जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए याद रखना कि जब तुमसे कभी पूछे कि ये बताओ हाउसिंग है ना, घर के लिए, घर भी है ना, तो अगर रूरल साइड में अगर हाउसिंग पे खर्च जोड़े सरकार और अर्बन साइड में जोड़े तो किस तरफ ज्यादा जोड़ेगा, अर्बन में। रूरल पे सरकार नहीं जोड़ेगा क्योंकि सरकार को पता है कि ऑलरेडी गांव में आपकी झोपड़ी बनी हुई है, ऑलरेडी आपका 2 रूम का कमरा बना हुआ है। तो जब हाउसिंग की वेटेज देने की बात आएगी तो सरकार गांव में 0% देती है, कहती कोई जरूरत नहीं है। घर कहाँ बनाते हैं लोग, शहर में। शहर पे घर पे खर्चा आता है, यानी रेंट पे करते हैं या तो अपना घर बनाते हैं तो घर का टैक्स पे करते हैं। लेकिन गांव में क्या है, गांव में हाउसिंग में जो वेटेज है वो क्या कर दिया गया है 0 लिखा गया। क्यों, लेकिन अब सरकार को बदलाव करना चाहिए। अब गांव में भी लोग घर बनवाने लगे हैं, देखा देखी फलानवा का घर इतना बड़ा था हमारा भी घर होना चाहिए, यानी कि लोग अब घर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए थे। तो पहले वही दादा परदादा का घर होता था, उसी में आराम से रह रहे थे, इसलिए सरकार जब उसको कैलकुलेट करती थी तो हाउसिंग का जो वेटेज है वो 0 कर दिया था। लेकिन अब सरकार को बदलाव उसमें करना चाहिए, अभी किया नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब वेटेज लिखवा दे रहे हैं, पानी थोड़ा सा फिर आगे बढ़े, उस रेशियो को बनवा दे रहे हैं आपको। रेशियो क्या है, वेटेज का महत्व समझे।
वेटेज का महत्व यही है कि सरकार इन चीजों को अपने इन्फ्लेशन में महत्व कितना परसेंट देती है, इस बात को समझना। ये लोग काम चलेगा ना। ये कर दो उसको पीछे बैठे हो, आगे आ जाओ। भगाई दे किसी का चले जाए गधों में लगे ना सर एक चीज और बच गया है, उसके बाद उसको लिखवाएंगे। सब मिला के कैसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, उस चीज को क्लियर करते हैं। यहाँ भारांश समझ में आ गया, वहाँ पे आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन बताता है, ज्योमेट्रिक मीन। इसलिए 2017 में संशोधन करके क्या बताया गया, आज से जब हम इंडेक्स निकालेंगे तो हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे, ना कि अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में कहीं ना कहीं हमें डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब समझते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, पर समझते हैं। इसको इरेज करें। अब इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ये नहीं करना है तब क्या अभी क्या पता है हिस्ट्री क्यों, हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जाने तो टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, क्या मतलब है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि उसने क्या किया है। ज़्यादा कहानी में मत फंसा करो, कहानी से हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ। एग्जाम निकालना है ना, तो कौन कौन सा युद्ध लड़ा ये पढ़ लो, बस इससे ज़्यादा मत पढ़ो। उस युद्ध में कौन उसके साथ था, कौन उसके विपरीत, वो अंगूठी क्या पहनता था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको हिंदू आएगा तो पढ़ लेना कि कहाँ लगा था। इसलिए थोड़ा ज़्यादा कहानी में मत घुसो। कहानी में रहोगे ऐसे लोग पता है आपको हिस्ट्री का टीचर बनाने लगेंगे। तुमको कर रहा हूँ, संभल के रहो, बच के रहो। हाँ, यहाँ पढ़ाते हैं। चलो कुछ कर दे। पढ़ते समय क्या बोलते हैं, कहा कि चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षण, अच्छा, यानी विद्यार्थी के 5 जो लक्षण बताए गए हैं, उस लक्षण में ये भी। कंफर्ट में मत जाओ, कंफर्ट में जाओगे तो सो जाओगे, कंफर्ट में मत जाओ, है ना। गृह त्यागी मतलब ऐसा नहीं घर छोड़ कर सन्यासी बन जाओ। गृह त्यागी मतलब घर की सुविधाओं से दूर रहो। इट मीन्स एसी से जितना तुमको गर्मी लगेगा नींद नहीं आएगी, जैसे हवा चलने लगेगा अच्छी नींद आ जाएगी। लेट गए सो जाओगे, गर्मी है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप भी पढ़ो। देखो हम सीपीआई या डब्ल्यूपीआई है ना, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बोला जाता है कि हम इसे पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे, तो मैंने कहा था कि एक बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर क्या लिया गया सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में लगभग हमने देखा कि डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर है 2011 2012, लेकिन सीपीआई में हमारा जो बेस ईयर है वो क्या है 2012। तो चलो बेस ईयर हम ले लेते हैं 2012। अब 2012 में अगर हम बेस ईयर लिए हैं तो हमें कोई एक सूचकांक या एक मूल्यांक लेना पड़ेगा वस्तु का। तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जिसका मूल्यांक जो है, अब मूल्यांक लिया ही गया है ना, मूल्यांक जो है वो लिया गया कितना 100 रुपया, ये उसका हो गया मूल्यांक। अब इसी ईयर 2012 में कोई सामान है ए जिसका रेट है कितना 10 रुपया,
अब हमको निकालना है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि आज कितना चल रहा है बेटा, सितंबर 2025। कहेगा कि आज जो इस वस्तु का रेट है वो कितना है, इस ए का रेट जो हो गया है वो हो गया है 20 रुपये। तो आपसे पूछेगा कि आप इसका सीपीआई निकालिए, या आप सीपीआई का मतलब क्या है, सीपीआई यही तो निकालना बताता है कि महंगाई कितना % बढ़ी है। तो आप डायरेक्ट कहोगे सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे बेटा निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, तो निकालोगे 20 माइनस 10 अपॉन बेस ईयर 10 मल्टीप्लाई 100, कितना हुआ बेटा, 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100%। सर जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या है, वो हमारा 100% है। अब आप कहोगे सर इतना महंगा हो गया हमारा सामान, बट मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको सितंबर का निकालना होगा तो हम बेस ईयर का यूज तो करेंगे, लेकिन साथ में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे। हमारा निकालने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि हम जो सीपीआई या डब्ल्यूपीआई निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, मंथली बेस पे। इसका मतलब कि हमको सितंबर से पहले क्या है हमारा, अगस्त 2025 में भी पता करो कि इस सामान का रेट कितना था, तो कहोगे सर 18 रुपया था, इस सामान का रेट 18 रुपया था। अब तुमको निकालना है कि कैसे निकलेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो एक बताओ, मूल्यांक जो है अगर हमने बेस ईयर के आधार पे 2012 से सितंबर का निकाला तो कितना निकला है, 100%। कंफर्म हो, ठीक है ना, यानी कि 100%। इसका अगर इसका सूचकांक इंडेक्स निकालोगे तो इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स कितना होगा बेटा, इंडेक्स होगा सर पहले 100 था, अब प्लस कितना निकला है 100 सर, यानी इसका जो सूचकांक होगा वो कितना होगा, 200 होगा। तो इसी तरीके से आपको एक सूचकांक निकालना होगा कितने का, अगस्त का। और तब दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएशन करोगे और तब बताओगे कितना आपको हुआ है। अब अगस्त का निकालो बेटा, तो अगस्त का सूचकांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 माइनस बेस ईयर कितना था 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 8/10 गुणे 100 इक्वल टू 80, यानी कि इंडेक्स क्या होगा, इसका सूचकांक क्या होगा, इसका सूचकांक होगा कि पहले सर 100 था, अब 80 बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 180। तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा आपका, तो इन्फ्लेशन रेट आप हमेशा कब निकालोगे, मैंने कहा है मंथली निकालने के लिए, इसीलिए तो इस पे गए हैं। तो मंथली निकालना है, तो पिछले महीने कितना था 180 था, इस महीने कितना है 200, तो 200 माइनस 180 अपॉन 180 गुणे 100, 200 में 180 गया, ये कितना बचा और ये कितना हो गया 100, काट तो बेटा 0 0, 2 से 9 बार में 100/9 कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में, है ना 9, बचा कितना 1 और 9, तो 9 2 जा 18। अब कितना बचा, सॉरी ये 0 था, ये बचा 1 एंड 0, तो 1 है ना 1.11%, ठीक है ना 1.11%, यानी सर महंगाई जो रेट है वो कितना है, वो है हमारा 11.11%, ये हमारा महंगाई। यानी बेस ईयर से दोनों का सूचकांक निकालेंगे, दोनों के सूचकांक के बीच में जो डिफरेंस है उससे हम इन्फ्लेशन रेट निकालेंगे। ये तरीका है पॉइंट टू पॉइंट निकालने का। इसीलिए हमारे देश में जब भी सीपीआई के थ्रू या डब्ल्यूपीआई के थ्रू इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है तो वो प्रत्येक मंथ निकाला जाता है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। डायरेक्ट आप नहीं निकालोगे, डायरेक्ट निकालोगे तो कहोगे सर बहुत महंगा हो गया। वेटेज मैंने समझा रखा है कि किस सामान को कितना वेटेज या कितना महत्व हम इकोनॉमिक्स में देते हैं। लग्जरी गाड़ी का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में उतना नहीं है ना, कपड़े का महत्व उतना नहीं है। जो खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हैं वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। पेट्रोलियम हमारे लाइफ में या जो एनर्जी है, फ्यूल है, वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, तो उन लोगों का वेटेज ज़्यादा है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में बहुत सारी मिस्टेक्स है। डब्ल्यूपीआई में जब देखोगे तो खाद्य पदार्थ का रेट कम दिया गया है, क्वेश्चन मैंने बताया था 2023 में पूछा गया है। डब्ल्यूपीआई में खाद्य पदार्थ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है, 23% ही वेटेज दिया गया है। लेकिन जब हम सीपीआई निकालते हैं तो खाद्य पदार्थ का जो
वेटेज है वो 54% है। और नियमता यह भी होना चाहिए। ऐसा थोड़े कि शहर में खाने वाली पीने वाली चीज़ें का कम महत्व है। तो उन्होंने ये मान लिया कि खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनका वेटेज गाँव में ज़्यादा है। गाँव में नहीं, खाने पीने वाली चीज़ का वेटेज हर जगह ज़्यादा है। बिना खाए पिए जिंदा हम रहेंगे। हाँ, उससे जब हमारी पूर्ति हो जाती है तब हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे जाते हैं। कैलकुलेट करने को कभी भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, लेकिन समझना जरूरी है आपको कि डायट ऐसे महंगाई नहीं निकल जाती कि आप बता दो 100% हो गया। सब नहीं, बेस ये इसलिए बनाएगा कि दोनों आगे वाला और पीछे वाले मंथ का हम क्या निकालेंगे, सूचकांक निकालेंगे, मूल्यांक निकालेंगे। मूल्यांक निकालने के बाद दोनों के बीच में कंपेयर करके फिर बताएंगे कि इन्फ्लेशन रेट इतना है। अब आगे बढ़े। देखो हमारे देश में सीपीआई जो है वो कितने हैं, 2 स्तर पे नापा जाता है। हमारे देश में जो सीपीआई है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 2 तरीकों से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है सीपीआई यू और एक निकाला जाता है सीपीआई आर, यानी कि सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल। यानी कि एक इंडेक्स जो निकालेंगे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो अर्बन का अलग निकालते हैं और रूरल यानी गांव का अलग निकालते हैं। यानी कि ग्रामीण का सीपीआई अलग निकालेंगे और रूरल का अलग निकालेंगे और अर्बन का अलग निकालेंगे, ठीक है ना। अब फिर बाद में इन्हीं दोनों को मर्ज करके एक बना देंगे सीपीआई कंबाइंड। यानी कि टोटल कितना निकला, एक तो अर्बन का अलग निकाला, एक रूरल का अलग निकाला और फिर दोनों को मिलाकर के एक कंबाइंड निकाला, ठीक है ना। और एक अलग से खाने पीने वाले चीज के लिए निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर फूड अलग से सिर्फ खाने पीने वाली चीजों को निकालते हैं, ठीक है ना। तो 4 कैलकुलेशन सीपीआई में किया जाता है। मूलतः 2 ही किया जाता है, सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल, और दोनों को मिलाकर के एक डेटा तैयार किया जाता है सीपीआई कंबाइंड। और एक साथ में एक अलग अब ट्रेड आया है कि एक अलग हम लोग खाने पीने वाली चीजों में क्या मूल्य वृद्धि हो रही है उसको पता करने के लिए क्या निकाला गया है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इसके द्वारा क्या पता चलेगा हमें, भाई देखो पता तो चलता है इन्फ्लेशन रेट है। तो इन्फ्लेशन रेट किसका, तो जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है क्या, फूड है ना, फूड और पेय पदार्थ, हाँ तो पेय पदार्थ में क्या मूल्य वृद्धि हो रही है, सिर्फ अगर उसको निकालना होगा तो ये। और नॉर्मली हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि क्या हो रही है, तो हम देखेंगे सीपीआई अर्बन अर्बन शहरों में, और गाँव में क्या वृद्धि हो रही है तो हम देखेंगे सीपीआई आर। और देखेंगे कि हमारे देश में जो मूल्य वृद्धि क्या हो रहा है कंज्यूमर प्राइस पे, तो हम देखेंगे सीपीआई कंबाइंड। इसको इंडिया लेवल पे देखते हैं, इसको शहरी लेवल पे देखते हैं, इसको गांव के लेवल पे देखते हैं, पूरे इसको इंडिया लेवल पे देखते हैं, और इसको भी पूरा इंडिया लेवल पे देखते हैं। अब WPI को देख लेते हैं, किस लेवल पे देखते हैं। अच्छा ये कब से हुआ ये भी बता दे रहा हूँ, ये है 2012 के बाद, है ना, आफ्टर 2012 से पहले 4 मूल आधार थे इसके सीपीआई निकालने के, वो भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद WPI ले चलते हैं। यानी ग्रामीणों में जो कंज्यूमर प्राइस में क्या वृद्धि हो रही है उसके लिए कौन सा इंडेक्स देखेंगे, सीपीआई रूरल। शहरों में कंज्यूमर प्राइस में क्या बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए हम क्या देखेंगे, सीपीआई यू। और पूरे भारत लेवल पे कंज्यूमर में क्या प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है उसको देखने के लिए सीपीआई कंबाइंड। लेकिन पूरे भारत में कंज्यूमर के खाने पीने पे क्या वृद्धि हो रही है, मूल्य वृद्धि क्या हो रही है, उसके लिए हम लोग देखेंगे CFPI इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स हमने देख लिया हमारा काम हो गया। कैसे निकालते हैं, सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तभी मैंने कि क्या तरीका अप्लाई करते हैं वो मैंने बता दिया, कि सिमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं और किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी उनका काम है वो मिनिस्ट्री में ना होते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़े बेटा। ये 2012 के बाद ये 2 तरीके निकाले जाते हैं।
और इसको कौन जांचता है भाई? इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको जांचने का काम कौन करता है? मॉस्की बताया था भाई ने, सीपीआई में वही है ना, मॉस्की तो है। 2012 से पहले क्या फैक्टर थे इसके नाम लेंगे? बिफोर 2012, तब 4 फैक्टर थे सीपीआई निकालने के, है ना। सीपीआई निकालने के टोटल कितने फैक्टर थे? 4 फैक्टर। 4 फैक्टर हम लोग देखते हैं। एक तो था हमारा रूरल लेबर, दूसरा था आपका इंडस्ट्रियल लेबर, तीसरा आपके हो जाएंगे रूरल हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, हो गए, और एग्रीकल्चर, इसको लेबर नहीं बोलते, एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर फार्मर, और आपके हो गए एक अर्बन लेबर। अब ये 4 इंडेक्स यूज करते थे, यानी गांव में जाते थे और गांव में जाने के बाद क्या करते थे? जो गांव में लेबर है उनसे पूछते थे कि भाई तुमको ये सामान कितने रेट में मिलता था? वो बताते थे सर इतने में मिल रहा है, अब इतने में मिल रहा है। उससे एक सीपीआई जनरेट होती थी, सीपीआई RL। इंडस्ट्रियल लेबर के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आपको पहले सामान कितने में मिलता था, आज सामान कितने में मिल रहा है। इस तरीके से एक रेशियो निकाला जाता था, और उसमें जो रेशियो निकाला जाता था वो निकाला जाता था सीपीआई IL, है ना। एग्रीकल्चर यानी किसानों के पास जाकर के ये पता करते थे, है ना, कि आप भाई कितने में सामान मिल रहा है, अब कितने में सामान मिल रहा है। उसके बीच में जो डिफरेंस, जो इन्फ्लेशन रेट है, उसको निकालने के लिए क्या निकालते थे? सीपीआई AL। और अर्बन एरिया में जाते थे, वहां के लेबर से पूछते थे, जो काम करने वाले लोग हैं, जो शारीरिक यानी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाता था, और उनसे पूछ करके जो रिपोर्ट निकाला जाता था वो होता था सीपीआई U। अच्छा, अब क्या होता था, इससे फायदा क्या होता है समझ लेते हैं। आप लोग काफी मिनट के लिए हो ना? ठीक है, अब समझो क्या होता है। गांव में एमएसपी कैसे निर्धारित करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे डिसाइड करना है, ये पता चलता था किससे? जब हम किसानों से बातचीत करते थे, तब पता चलता था कि उनको महंगाई इतना बढ़ रहा है ना। तो महंगाई बढ़ रहा है तो उनके भी सामानों का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं तो उनका तो जनजीवन व्यस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में लेबरों का जो रेट है, जो वेजेस हैं, उसको किस आधार पे, किस मानक के आधार पे बढ़ाना है, तो उससे क्या करते थे वो लोग? इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों से पूछते थे, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करते थे, उनसे वो पूछते थे कि भाई आपको अब कितना मिल रहा है और अब कितना है। उस हिसाब से ये तय होता था कि नहीं यार महंगाई का रेट तो इतना है और इनकी जो सैलरी बढ़ रही है वो बहुत कम है, तो इस आधार पे एक मिनिमम वेजेस डिसाइड किया जाता था। तो ये 4 फैक्टर इस तरीके के थे, और ये 4 फैक्टर अब हटा करके 2 फैक्टर बढ़ा दिएगा, सीपीआई R और सीपीआई U। लेकिन आज भी सीपीआई इंडस्ट्रियल, सीपीआई रूरल और सीपीआई एग्रीकल्चर, ये आज भी निकाला जाता है, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा नहीं निकाला जाता। किसके द्वारा निकाला जाता है? लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है, इस बात को ध्यान देना है। और उसमें जो एग्रीकल्चर है उसका बेस ईयर 2012 है, बाकी जो दोनों बचे हैं उनका जो बेस ईयर है 1986-87 है। आज भी उनका बेस ईयर नहीं बदला गया है। बात क्लियर? यानी कि इस 4 फैक्टर में से भी अभी भी 3 फैक्टर जिंदा हैं, लेकिन अब भारत सरकार उसका सूचकांक नहीं निकालती है। उसका कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो। अच्छा, निकालता क्यों है? इसी वजह से, जिससे कि हम एमएसपी को डिसाइड कर सके। इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए। अगर उनके बारे में हमको जानकारी नहीं होगी, हम तो सिर्फ महंगाई निकाल दिए, और महंगाई निकालने के बाद हमने कहा कि चलो इंडेक्स मैंने पेश कर दिया, लेकिन हमें जानना भी तो है कि उन क्षेत्रों में उनका मूल्य क्या है। तभी तो एक कहते हैं ना कि मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी वही होती है जिसमें आपका जीवन यापन नॉर्मल तरीके से, बहुत सुदृढ़ तरीके से नहीं, बट नॉर्मल तरीके से आप सर्वाइव कर जाओ। कभी तो बीच में निकालते थे 110 रुपये में आप पूरा एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन का खाना खा लेंगे। बीच में आया था भैया, पता नहीं कैसे वो क्या निकाले थे, सरकार जाने। 110 रुपये में तो यहाँ खर्चा ना निकले, तो सरकार निकालती है, सरकार का अपना अपना तरीका है। तो ये चीजें हो गई आपकी।
मिनट और उधर चलो जाए। हाँ फिर ठीक होने जाता आ जाए। सिस्टम आज लाइट का बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए आज एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पंखा चल ही नहीं रहा। अच्छा अब वो बना लो एक जो फ्लो चार्ट जो चार्ट है वो चार्ट को बनवा दे रहे हैं, उसको नोट कर लो, ठीक है ना। जो पढ़ सकता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर एग्रीकल्चर फार्मिंग को कैसे सर नापा जाता है? CPI सेम वही तरीका है, जाना है, पूछना है, निकालना है बस। जैसे मैंने कहा CPI इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के पास आप जाएंगे, आप डेटा तैयार करेंगे, डेटा तैयार करके आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे सर ये सामान आपको इस रेट पे मिलता है, वो बता देंगे। आपकी सैलरी कितनी है वो भी आप उसी में पता कर लेंगे, और फिर उसी आधार पे वो उन्होंने आपकी मिनिमम वेजेस उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया है। पूछने का तरीका सेम, जाना है, हाँ बेटा पूछो, हाँ पूछो। अभी तो रिफ्लेक्ट हो रहा था ना, 15 मिनट हो रहा है, मुझे भी लग रहा है बेटा, ठीक है। मैं भी तो सह रहा हूँ कि नहीं सह रहा हूँ? चलो डेटा लिख दो बेटा, बना लो। पहले WPI के लिए लिखवा दें, चलो WPI के लिए लिख दो। देखो WPI में बेटा टोटल जो वस्तुओं की संख्या रखी गई है ना 697, उसमें जो प्राइमरी गुड्स है ना, प्राइमरी गुड्स के 117 वस्तुएं हैं, 117 आइटम्स, और इनका जो वेटेज रखा गया है वो कितना रखा गया है 22, बोला था ना 23%, लगभग 23% इन्होंने रखा है। क्या प्राइमरी गुड्स बस 23% हमारे जीवन में महत्व रखता है? ये हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है ये हमारे लिए। कौन है? WPI। अगर क्रिटिसाइज करने को आ गया तो आप क्रिटिसाइज यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ पे प्राइमरी गुड्स स्पेशली हमारे खाद्य के पदार्थों को वैल्यू ही नहीं दिया गया है, उसका वेटेज कितना दिया गया है 23%, 22 लगभग 23% हमें दिया गया है, कोई मतलब नहीं है। फिर सेकेंडरी है आपका फ्यूल एंड लाइट, है ना, यानी कि आपका है तेल और ऊर्जा की बात। इसमें टोटल आपके हैं 16 वस्तुएं, और इनको जो वेटेज मिला है वो 13.15%। और लास्ट आपका मैन्युफैक्चर्ड है ना, मैन्युफैक्चर्ड आइटम में टोटल है आपके 564, और इनको जो वेटेज मिला है वो मिला है 64.23%। ये टोटल आपका बेटा 100%। हाँ प्रोजेक्ट थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा हर बार, उसमें आपको नॉर्मल आपसे यही पूछा जाता है अबाउट यही पूछेगा, उससे ज़्यादा आप बस इन्फ्लेशन रेट हमेशा याद रखना कि CPI में इन्फ्लेशन रेट क्या है, WPI में, और वो कब देखना है आपको? एग्जाम में जाने के 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन में वो डेटा बदलने वाला नहीं है बस। तो प्राइमरी गुड्स है ना, प्राथमिक वस्तुओं पे कितना है प्राथमिक, अब पूछा भी यही आता है। देखो ये नहीं पूछते हैं, परसेंटेज नहीं पूछते हैं। 2023 में क्या पूछा है? प्राथमिक वस्तुएं ब्रैकेट में खाद्य एवं पेय पदार्थों पे WPI में वेटेज CPI के अकॉर्डिंग कम है, और यही पॉइंट मैंने अभी आपको छोड़ा था। तो अभी हमने देखा कि WPI में वेटेज कितना मिला है 22.6। अब CPI में देख लेते हैं खाद्य पेय पदार्थ पे क्या है, उसको बाद कंपेयर करके बता देना कि कम है कि ज़्यादा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना परसेंट है, आपसे पूछा जाएगा कम है या ज़्यादा। तो ये हो गया WPI को कौन बेटा, ये इसका रिपोर्ट कौन पेश करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़े, CPI को चलते हैं। CPI का डेटा ले लिया जाए।
सीपीआई के लिए लिख लो बेटा। सीपीआई में है ना एक ऐसे बना लो। मैं बीच बीच में इरेज कर दूंगा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अच्छा इसमें क्या निकालते हैं बेटा? सीपीआई आर और क्या होता है था? सीपीआई यू और एक निकाला था सीपीआई कंबाइन। ये निकाला था ना। ऑल इंडिया लेवल पे ये निकलता है, शहरी लेवल पे ये निकलता है और ग्रामीण लेवल पे ये निकलता है। इसमें पहला है बेटा फूड एंड बेवरेज, खाद्य एवं पेय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ। इसको जो वेटेज मिला है सीपीआई आर में, वो वेटेज मिला है 54.18। अब उस सवाल का जवाब दे सकते हो 2023 में जो पूछा गया था यूपीएससी में। खाद्य और पेय पदार्थ में, खाद्य और पेय पदार्थ में सीपीआई का जो वेटेज है वो डब्ल्यूपीआई वेटेज से कम है। सही है या गलत है? फिर सुनो, खाद्य एवं पेय पदार्थ में जो सीपीआई में जो वेटेज है वो डब्ल्यूपीआई के वेटेज से कम है। गलत है ना? तीनों गलत था, ठीक है ना? क्लियर हो गया? यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी किस पे डिसाइड होती है? मॉनेटरी पॉलिसी सीपीआई पे या डब्ल्यूपीआई पे? सीपीआई पे, ठीक है। अच्छा किसी को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वो किस आधार पे दिया जाता है? डब्ल्यूपीआई इंडेक्स के थ्रू या सीपीआई इंडेक्स के थ्रू? सर सीपीआई को कंज्यूमर को मिलता है, वहां से पता चलता है कि महंगाई कितना है और उनकी सैलरी कितनी है, तो उनकी सैलरी में महंगाई भत्ता कितना ऐड ऑन करना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपको। और तीसरा मैंने जो पूछा था क्वेश्चन, वो क्या था? क्वेश्चन था उसी में तीसरा पॉइंट था कि सीपीआई का जो वेटेज है फूड एंड बेवरेज में यानी खाद्य और पेय पदार्थ में वो डब्ल्यूपीआई से कम है। तो नहीं सर, डब्ल्यूपीआई में जो वेटेज है खाद्य और पेय पदार्थ का कितना है? लगभग 23% है और यहाँ लगभग 54% है, यानी कि सीपीआई में ज्यादा है वेटेज दिया गया, यानी गाँव में महत्व उसको ज्यादा दिया गया है। अच्छा शहरों में कितना दिया गया है? 36.29। ये भी मैं सार्थक नहीं मानता, और गांव वाले ज्यादा खाते हैं, शहर वाले है ना। और कंबाइंड में दिया गया है 40 कंबाइंड, तो वही है, समझो सीधे हाथ कर दोगे लगभग। अब लगभग उतना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये आप क्या यूज कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता तो इन दोनों को ऐड कर दो, अपॉन 2 कर देते, क्लियर हो जाता। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आपको डेसिमल के बाद देखने को मिलेगा। दूसरा है बेटा पान, tobacco and intoxicant, यानी कि पान, गुटखा, शराब, दारू, है ना, इसकी जरूरत कितनी है? तो इसको वेटेज दिया गया है हमारे गाँव में 3.6%। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं मिलेगा तभी जिंदा रहोगे, है ना। शहरों में कम दिया गया, लेकिन आजकल लड़के जिस तरीके से पी रहे हैं हमको लग रहा है इसका वेटेज वेटेज सरकार करेगी। पीओ से क्या मतलब है? जीडीपी में ग्रो होगा, सरकार वेटेज नहीं देगी, इस बात को ध्यान रखना। आपके पीने से वेटेज नहीं होता है, आपके लाइफ में उसकी नीड कितनी है उससे वेटेज दिया जाता है। तो तुम पी के मर जाओ, हमको क्या मतलब? तुमको बोले तो क्वार्टर खोजो, तुमने क्वार्टर खोज के लिए आया तो क्या करेगा, है ना। क्लॉथिंग एंड फुटवियर, क्लॉथिंग एंड फुटवियर को दिया गया बेटा 7.36। शहर में कितना दिया गया है? 5.57 और टोटल कंबाइन में दिया गया है 6.5। ये तीन नोट कर लो, फिर इसमें आगे बढ़ा। चलो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। एक और हो सकता है ना सर, आप यहाँ से ऊपर भी कर सकते हैं। हाउसिंग में मैंने बताया था, हाउसिंग को गाँव में कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? 0%। घर है गाँव में, ऑलरेडी सबके पास घर है, घर नहीं है तो झोपड़ी है, यानी घर पे खर्चा नहीं है, तो उसका इन्फ्लेशन काउंट नहीं। लेकिन शहर में क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं, है ना। 21.67 और टोटल जो दिया गया वेटेज 10.07।
फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट। तो फ्यूल एंड लाइट पे दिया गया 7.94 और यहाँ दिया गया है 5.58 और यहाँ हो गया 6.884। एक पॉइंट और बढ़ा दो इसी में। एक और है आपका बेटा सर्विसेज। मैंने कहा था ना सीपीआई का सर्विसेज भी ऐड होता है, तो सर्विसेज पे कितना है? तो सर्विसेज पे 27.26, 29.53 और कंबाइंड में जो वेटेज मिला है 28.3। बस हाउसिंग में 0, गाँव में नहीं दिया जाता। सरकार ने गांव में वेटेज ही नहीं दिया। कहा गांव में घर बनाने पे कोई महंगाई भत्ता, महंगाई आपका नहीं हो रहा था। क्यों? तो गांव में आप वही पुरखों के जमाने के घर में रह रहे हैं, वही झोपड़ी वाले घर में रह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे रहे हैं? तो नीचे ईंट बिछा दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो वेटेज आपको दिया गया 0। कहाँ आपका? लेकिन शहर में आपको घर होना जरूरी है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फुटपाथ में सोना पड़ेगा। गाँव में हाउस में है बेटा कहाँ 10.07। अच्छा एक चीज़ ध्यान देते हो कि डेसिमल के बाद अगर डबल नंबर है तो कभी भी एक साथ मत बोलना। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 28.32, 28.32। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनको हम यूनिट फॉर्म में बोलते हैं, एक एक फॉर्म में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। 2.36, 2.36, 2.36 नहीं। हो गया ये आपका डेटा हो गया। अच्छा एक चीज़ और बताओ, पहले गांव में टर्च यूज होता था। टर्च हम लोग बोलते थे, आप लोग टर्च बोलते हैं। हम बिहारी हैं थोड़ा ना, तो हमारा लैंग्वेज टर्च है ना। ये बताओ क्या वो इसमें शामिल होता होगा कि नहीं होगा? एनर्जी में। लेकिन क्या अब 2017 के बाद यानी 2000 अब जो हमारा माहौल है उसमें क्या वो इस्तेमाल होता होगा कि नहीं? नहीं। लेकिन क्या उसके वेट अभी भी शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? होते होंगे, क्योंकि पहले उसमें जो मैंने बताया कि जितने जो हैं है ना, इसमें जो सामान है उस सामान 699 है इसका टोटल सामान, ठीक है ना। टोटल जो है सीपीआई में 699 है। टोटल सामान जो है कितने हैं? 699। सामान तो 200 है, बाकी सर्विसेज ध्यान। तो 200 लगभग सामान है, बाकी सर्विसेज तो टोटल मिला के 699। तो उसमें मान लो टर्च शामिल होता था, अब टर्च शामिल होता होगा कि नहीं होता होगा? तो हमने देखा कि सर अब टर्च की संख्या क्या हो गई है? 9 के बराबर। इसका मतलब 2017 के संशोधन में ये भी कहा गया कि जो नई चीज़ें बनी हैं, जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों को आप शामिल करिए। और बाकी चीज़ों को, जो चीज़ें अब यूजफुल नहीं है हमारे लाइफ में, यानी कि आपको उसकी उपलब्धता हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करती है, तो आप उसको निकाल करके क्या करो? हटा दो। ये संशोधन करना है। और क्या करना है हमको करना है WPI से PPI की तरफ मूव करना है। इसलिए WPI में ऐसा संशोधन करो कि हम PPI की तरफ मूव करें। जितना सामान है उसी में, भाई सर्विसेज को हम ऐड नहीं कर सकते होलसेल में, बाद में देखेंगे। और क्या करना है कि और देखो कि इसमें कितनी सुधारें हो सकती हैं, और किसके वेटेज, अगर आपको लगता है कि इसके वेटेज में कुछ चेंजिंग करनी है, कि लग रहा है कि नहीं खाद्य और पेय पदार्थ में वेटेज अब जरूरी नहीं है, अब लोगों को ये लग जाए कि बिना हमारे यहाँ देश के लोग पान खाए, गुटखा खाए, दारू पिए बिना नहीं रह पाएंगे, अगर हम दारू का वेटेज नहीं बढ़ाएंगे तो लोग मर जाएंगे, तो सरकार को मजबूरन वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। और जो स्थिति है आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। लोग अब कहते हैं कि नहीं पिएंगे या तो निधवा नहीं आता है, नहीं पिए तो काम नहीं कर। गाँव में मजदूर देखो क्या कहते हैं, अरे भैया ना पिए तो कुछ ना हो, कर ही ना कर। तो उस हिसाब से सरकार को अपने वेटेज उसके महत्वता को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन का चैप्टर क्लोज हुआ। अब एक बात आता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। छोटी सी बात, महंगाई को कभी कम नहीं करना है। महंगाई कम हुआ तो मंदी, ज़्यादा हुआ तो अर्थव्यवस्था डैमेज, तो कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? चैप्टर तो क्लोज हो गया। आप बताओ क्लोज कैसे कर सकते हो? छोटे छोटे भाई क्लोज करने के बहुत, उसको कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, 5-6 तरीका बता दो। हाँ बताओ, महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले बैंक में जो बैंक में पैसा आता है उसको रुकवा देंगे, मतलब जो वहाँ से इंटरेस्ट आता है उसको रोक देंगे, मतलब कम कर देंगे। किसको? जो रेपो रेट होता है, मतलब सीधे कहते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दीजिए सर, रेट ऑफ कम नहीं बढ़ा दो। हाँ
रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम बढ़ा दें तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन पे हमें रोक पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? एक पॉइंट हो गया, बहुत सही। दूसरा बताओ, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो। यस सर। मैंने बताया था पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो। और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे। देखो, जो चीजें डिमांड और सप्लाई में बताया उसी चीज को इंक्लूड करना है। मैंने बताया था कि डिमांड किससे बढ़ती है, तो उससे देख लो कि डिमांड पे कैसे रोक लगा सकते हैं। मैंने बताया था सप्लाई है ना, सप्लाई कैसे कम होती है, उन चीजों पे अगर हम रोक लगा दें तो महंगाई हमारा रुक जाएगा। तो काला बाजारी हो गया, काला धन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गया, यही तो है। वही चीजों को आपको बताना है इसमें। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है, 2 पन्ने में कम से कम आप लोग को लिख के लाना है, ठीक है ना। 2 पन्ने में सबको लिखना है कि हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। अब वो दोनों पेज यहाँ सबमिट कर देना भाई, कल सबमिट होगा। अब उसमें बकायदे लिख देना पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में लिखना जनसंख्या अगर हम नियंत्रण करते हैं, इससे डिमांड क्या होगा, हमारा कम होगा, तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर दें। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दें, बढ़ा दें। इससे मार्केट में पैसा आना बंद हो जाएगा, मार्केट में जब पैसा नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ब्लैक मार्केट यानी कि हम जमाखोरी बंद कर दें। जो सामान आजकल क्या करते हैं, जमाखोरी अगर बंद कर दे तो सप्लाई बहुत अच्छा हो जाएगा, और सप्लाई जब ज़्यादा अच्छा होगा तो महंगाई नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई कम होने से महंगाई होती है ना। इंपोर्ट पे तो हम बहुत ज़्यादा सामान अगर अपने यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग। तो सप्लाई अगर हमारी बढ़ जाती है तो भी कई बार किया भी गया है। एग्जाम्पल तौर पे भारत में जब प्याज का रेट बढ़ा था तो हम पाकिस्तान से प्याज लेकर के आए थे। बीच में टमाटर का रेट बहुत हाई हो गया था, तो क्या किए थे, साउथ इंडिया से हमने टमाटर सप्लाई करवाए अपने यहाँ। क्यों? इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। एक्सपोर्ट के सामानों पे रोक लगा दें। अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ कम हो जाएगा और हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाएगी। ब्लैक मनी पे रोक लगाए। ब्लैक मनी से क्या होता है, मार्केट में पैसा कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, जो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। डिस्प्ले परफॉर्म जो होता है, यानी प्रदर्शन जो हम करते हैं शादी विवाहों में, उस पर रोक लगाया जाए। अगर उस पर रोक लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि लोगों के अंदर, यानी कि लोगों को ये दिखाना है तुमको कि लोगों के पास पैसा ना रहे, या तो सप्लाई बढ़िया से। 2 ही कंडीशन दिखाना है। 2 पन्ने में लिखना चाहोगे आप, 4 पन्ने में लिख दोगे, 2 पन्ने में लिख करके बस सबमिट कर देना आपको, ठीक ना। इन्फ्लेशन चैप्टर का नाम, हाँ सॉरी, उसके लिए क्षमा, अप्लाई कर दो, ठीक ना। थोड़ा सा पेपर है देख रहे हो, पूरा पन्ना फाड़ फाड़ करना। इस बार मेरा पूरा नोट्स है, खत्म हो गया मेरा नोट्स, इतना बदला हो गया। सर यहाँ से कुछ कैलकुलेशन किया